ये है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जब सुमिंग चला गया तब अगली लिटिल थिंग के घर की बेड पर पड़े चेंदा सी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक जैसी भूली बिसरी सी सोच थी, जैसे अभी लंबे सपने से जागा हो। उस सपने के अंत में एक आवाज गूंजती थी। वही आवाज उसको वापस इस घर लाई थी। आप पहले ही मर चुके थे। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आपको 10 साल की जिंदगी और दे दूं। इन 10 सालों को अपने मां बाप और छोटी बहन के साथ बिताना। अब आगे। चेंचन पिछले कुछ दिनों से बहुत ही उदास और परेशान महसूस कर रहा था। हर वक्त उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और शक रहता था। चाहे वो कुछ भी करता, हर चीज बहुत संभल कर करता। वैसे भी वो पहले से मस्कुलर नहीं था और अब वो और ज्यादा दुबला पतला लगता था। उसके चेहरे का रंग भी दिन ब दिन ज्यादा पीला पड़ रहा था। अक्सर उसकी आंखों में एक खोया हुआ सुस्त सा एक्सप्रेशन रहता। उसके आसपास जो लोग होते वो बस उसका चेहरा देखते ही घबरा जाते, जैसे किसी खूनी भूत को देख लिया हो, और तुरंत उससे दूर हट जाते। जो लोग बच नहीं पाते वो भी घबराकर चारों तरफ देखते रहते, जैसे किसी चीज से बचाव कर रहे हों, पर उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो किससे बच रहे हैं। इसी वक्त इविल स्पिरिट माउंटेन के नीचे काम करते 3 डिसाइपल घबरा गए जब उन्होंने देखा कि चेंचन अपना सिर पकड़ के लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ आ रहा है। वो छुपने की जगह ढूंढने ही वाले थे कि चेंचन की नजर उन पर पड़ गई। चेंचन जोर से कहता है, वहीं रुको। वो तीनों कांप जाते हैं। एक बंदा फिर भी नहीं रुकता और दांत भींचकर भाग जाता है, पर बाकी के 2 लोग जो पल भर को रुक गए थे, उनका चेहरा चेंचन देख चुका था। अब वो भाग नहीं सकते थे। वो दोनों दर्द भरे चेहरे बनाते हैं और एक लड़खड़ाती आवाज में बोलते हैं, सीनियर ब्रदर चेन, जरा दया करो। हम तुम्हारे वफादार हैं, हमें छोड़ो, हमें मुसीबत में मत डालो। चेंचन गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो। वो अपने माथे को मसलता है और हाथ नीचे करता है। माथे से हल्का खून बह रहा था और थोड़ी मिट्टी भी चिपकी हुई थी। लगता था अभी थोड़ी देर पहले वो गिर गया था और चोट लग गई। अपनी किस्मत पर गुस्सा करते हुए चेंचन पास के एक पेड़ को जोर से लात मारता है। वो लात ज्यादा तेज नहीं थी, पर पता नहीं क्यों वो पेड़ अचानक हिलता है और जोर से गिरता है, सीधा चेन और उन 2 डिसाइपल्स की तरफ। चेन होश उड़ते ही तेजी से पीछे कूदकर बच जाता है, पर एक शाखा उसकी शर्ट को फाड़ देती है। उसका हाल और भी बुरा लगने लगता है। वो 2 डिसाइपल्स उस वक्त अपनी पूरी स्पीड से भाग चुके होते हैं। चेन चाहे जितना चिल्लाए वो पलटकर नहीं देखते। वो भागते हुए बोलते हैं, पीछे मत देखना। चेंचन के साथ आजकल जो हो रहा है वो सिर्फ अनलकी नहीं, उसके आसपास रहने वाले भी बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा लड़का कहता है, हाँ, कल ही 6th उसके साथ था। दोनों बर्फ के नीचे गिर गए। बताओ तो सही, कब से आइस माउंटेन में गड्ढे आने लगे? तीसरा बोलता है, मैंने सुना कुछ दिन पहले जब चेन सर्वेंट गर्ल्स के क्वार्टर्स गया था वो 19 बार गिर गया। बेचारा इतना डर गया कि चलना ही बंद कर दिया। उसे लगा कि वो गिरकर मर ही ना जाए। और कोई बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने देखा पानी पीते वक्त वो लगभग घुटने ही वाला था। ये बंदा पूरा मिसफॉर्चून का मैग्नेट बन गया है। ऐसी बातें पूरे इविल स्पिरिट माउंटेन के नीचे फैल जाती हैं। अब सबको लगता है चेंचन एक स्टार ऑफ डिजास्टर बन गया है। जहां वो जाता है डिसाइपल्स उससे दूर भाग जाते हैं। कोई उसके पास आना नहीं चाहता। चेंचन का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो एक छोटे से पॉट के अंदर छुपकर ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ आसमान को घूरता रहता है। उसे लगता है जैसे उसने टेसुई को नाराज कर दिया हो, क्योंकि बिना वजह के उसके साथ पूरे महीने ये सब हो रहा था। ये सब तब शुरू हुआ जब वो सर्वेंट गर्ल्स के क्वार्टर्स जा रहा था। उस दिन वो सिर्फ 19 बार नहीं बल्कि 37 बार गिरा। उसके चेहरे पर डर के आसार दिखने लगे और उसे लगा कि अगर ऐसे ही गया तो वो इविल स्पिरिट सेक्ट का पहला डिसाइपल बनेगा जो बर्फ पर फिसलकर मर गया। तब से वो चलने में हर कदम पर संभलता था। आइस के होल्स से बचाव करता था। आइस के होल्स को याद करके वो खुद से हंसी में बोल पड़ता है, पर वो हंसी भी मजबूरी वाली होती है। उसे याद आता है कुछ दिन पहले पानी पीते वक्त वो लगभग मर ही गया था। अब वो पानी पीते वक्त भी दिल थाम कर पीता है। खाने के वक्त भी हर निवाला पहले चेक करता है, क्योंकि एक बार खाना खाने के बाद उसका जहर से मरने का भी चांस हो गया था। वो गुस्से से सोचता है, क्या बकवास हो रहा है मेरे साथ? वो छोटे पॉट के अंदर बैठा घबराहट में सोचता रहता है। यह पॉट एक एन्चेंटेड ट्रेजर था जिसमें वो फिसल कर गिर गया था और फंस गया था। वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। बहुत देर बाद एक आदमी वहां से गुजरता है। चेंचन चीख चीख कर हेल्प मांगता है, धमकियां भी देता है,
तब जाकर वो आदमी उसे बाहर खींचता है। बाहर आते ही चेंचन पागल होने लगता है गुस्से और दुख से। गुस्से में वो पैर ठोकने ही वाला होता है, पर तुरंत ध्यान आता है और आराम से पैर रखता है। जैसे ही वो चलने लगता है, अचानक आउटर सेक्ट के एक कोने से एक फ्लाइंग सोर्ड तेज से सीटी मारते हुए उसकी तरफ आता है। चेंचन जम जाता है, हरकत नहीं कर पाता। तलवार उसकी कमर को छूती हुई दूर एक पत्थर में घुस जाती है। फिर आसमान से एक आर्क के साथ एक लड़का आता है जो अपने आप में कुछ बोल रहा था, शर्मा रहा था। वो तलवार उठाता है और चेंचन को देखता है जो अभी भी कांप रहा होता है। लड़का जाने लगता है पर कुछ बोलता है। चेंचन रोकर कहता है, बस चले जाओ। वो लड़का कहता है, मैं समझ रहा हूं, तुम्हारा फ्लाइंग सोर्ड अचानक कंट्रोल से बाहर हो गया था, तुम्हारी गलती नहीं। चेंचन के चेहरे पर पूरा निराशा दिखने लगती है। वो लड़का कहता है, ठीक है सीनियर ब्रदर, मैं जाता हूं, और तुरंत उड़ जाता है। चेंचन धीरे से बोलता है, मुझे पता था। वो गिर जाता है, आंखें खाली, जैसे दिमाग पूरा बंद हो गया हो। उसे लगता है वो पागल होने वाला है। आज का दिन खत्म हो गया ना। वो आसमान की तरफ देखता है, मुस्कान करने की कोशिश करता है और उठने लगता है। जो बंदा उसे पॉट से खींच कर निकाला था वो भी चला गया था। शायद हाथ धोते हुए प्रार्थना कर रहा हो कि चेंचन की बैड लक उससे चिपक न जाए। पर उसके उठने से पहले आसमान से एक ठंडी आवाज आती है, चेंचन वहां क्या कर रहे हो? ये आवाज एक ओल्ड वुमन की थी, आउटर सेक्ट की एक एल्डर जो चेंचन को जानती थी। चेंचन तुरंत खड़ा हो जाता है, इज्जत से खड़ा होता है, पर जैसे ही वो उठता है उसकी पतलून नीचे गिर जाती है। नीचे का सब कुछ सामने आ जाता है। चेंचन को ठंड का एहसास होता है और वो जम जाता है। वो ओल्ड वुमन भी रुक जाती है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है और बिना कुछ बोले गुस्से से हाथ घुमा के चली जाती है। चेंचन धड़ से जमीन पर गिरता है, आसमान को घूरता है, दिमाग पूरा खाली। कुछ तो गड़बड़ है, मैंने किसी को नाराज किया है पक्का। काफी देर बाद वो पतलून उठाता है, कांप रहा होता है और बहुत ही थका हुआ लगता है, जैसे एक पल में बूढ़ा हो गया हो। वो याद करता है कि उसने कौन से बंदे को नाराज किया होगा। अक्सर उसने बहुत लोगों को दुश्मन बनाया है, पर उस दिन से पहले उसका सारा ध्यान सिर्फ एक बंदे पर था, सू मिंग। वो सोचता है, चेन सू सिर्फ वो ही हो सकता है। जितना वो सोचता है उतना ही यकीन होता है। सूमिंग की शांत सूरत याद करके उसका दिल और भी भर जाता है। पतलून पकड़कर वो तेजी से सूमिंग के घर की तरफ भागता है। सूमिंग अपने घर के बाहर बैठा था। उसके हाथ में एक बाल की लट थी जिस पर 10 नोट बंधे हुए थे और वो ऐसे गुत्थे हुए थे कि एक छोटा सा इंसानी आकार बन रहा था। उसके सामने कुछ घास थी जिन्हें वो डॉल में पिरो रहा था। धीरे धीरे घास से एक डॉल तैयार हो रही थी। सूमिंग धीरे से सोचता है, ये 10 नोट्स हैं, हर एक में कर्स की हल्की पावर है। ये कर्स किसी को मारेगा नहीं, पर उसकी जिंदगी मिसफॉर्च्यून से भर देगा। सूमिंग के होंठों पर हल्का सा मुस्कान आता है। काफी फेलियर्स के बाद उसने ये एक्सपेरिमेंट सफल किया था। अब उसे यकीन था कि वो डबल स्टोरी बिल्डिंग वाली ओल्ड वुमन को भी कंट्रोल कर पाएगा। हमारी दुश्मनी ज्यादा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे बाल में 11वां नॉट नहीं बंधूंगा। ज्यादा मिसफॉर्च्यून भी किसी को मार सकता है। सूमिंग आसमान की तरफ देखता है। दूर बर्फ पर चेंचन गिरता पड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हर कुछ कदम पे गिरता, घाव लगाता, पर फिर भी सूमिंग के पास पहुंचता है। 8 बार गिरने के बाद वो सूमिंग से कुछ दूर जमीन पर घुटनों पे गिरता है। चेंचन रोने लगता है, सर मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती समझ गया हूं, मुझे एक मौका दो, मुझे बचा लो। उसका हाल बुरा था। आते वक्त वो कई बार गिर चुका था, लगभग मरने वाला था। जैसे ही उसने सूमिंग के हाथ में घास की डॉल देखी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो लगातार रोकर सूमिंग के सामने काउटाव करता है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी सारी मुसीबत का जिम्मेदार ये जवान बंदा ही है। उसके दिल में सूमिंग का ऐसा डर बस गया जो कभी सेक्ट एल्डर्स के सामने भी नहीं हुआ था। सूमिंग आराम से कहता है, आज के बाद जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं, तुम में से कोई भी यहां नहीं आएगा। यह सुनकर चेंचन तुरंत हाँ में सिर हिलाता है। उसका चेहरा बेचारा सा लगता है, पर दिल में शौक था। सूमिंग ने अपना काम एक्सेप्ट कर लिया था। चेंचन के दिल में आवाज घूमती है, मिल गया, ये वही बंदा है जो मेरी 20 साल पुरानी एब्सोल्युटली डू नॉट प्रोवोक लिस्ट में नंबर 1 पे है। उस लिस्ट को बनाते वक्त चेंचन ने सोचा था कि शायद कोई सीनियर अपना रूप बदलकर सेक्ट में घुस आया होगा, पर उसने नहीं सोचा था कि वो दिन आज आ ही जाएगा। सूमिंग अपना हाथ उठाता है और डॉल को थपथपाता है।
डॉल काला धुआं बनकर हवा में उड़ जाता है। जैसे ही वो गायब होती है, चंचन को लगता है जैसे उसका शरीर हल्का और गर्म हो गया हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ इज्जत थी, डर कम हो गया था। सूमिंग शांत आवाज में कहता है, अब जाओ, जब तक मैं न बुलाऊं दोबारा मत आना। चंचन तुरंत उठता है, झुककर प्रणाम करता है और तेजी से वहां से चला जाता है। सीन आगे बढ़ता है। रात का अंधेरा था। चांद और तारे आसमान में तेज चमक रहे थे। बर्फ नहीं थी। शायद मूनलाइट की वजह से जमीन पर चांदी सी रोशनी थी, जिसकी वजह से रात ज्यादा अंधेरी महसूस नहीं होती थी। जब सूमिंग सिर उठाता है, वो देख सकता है कि माउंटेन के ऊपर वाले हिस्से पर बनी डबल स्टोरी बिल्डिंग में एक हल्की सी रोशनी चमक रही है। सूमिंग अपने हाथ में एक सफेद बाल पकड़ा है, जिसमें अभी तक 7 नॉट्स बने हैं। जब वो अपनी नजर डबल स्टोरी बिल्डिंग से हटाता है, वो उस हेयर स्ट्रैंड की तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है। वो तुरंत अपने हाथों को मूव करता है। एक ही पल में वो 8वां नॉट बांध देता है। जैसे ही वो नॉट बनता है, सूमिंग का दिल जोर से हिलता है। उसे महसूस होता है जैसे एक हल्की सी पावर की लहर उस नॉट के अंदर जमा हो रही हो, जो उस नॉट को तोड़ने या उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही हो। इसी वक्त वो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड वुमन, जो पिछले 1 महीने से डबल स्टोरी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पर वेट कर रही थी, वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकती है। वो कहती है, तुम आखिरकार आ ही गए। वो दोनों हाथों से एक सील बनाती है और एक उंगली से सामने खड़ी फीमेल स्टैच्यू की तरफ पॉइंट करती है। तुरंत ही वो स्टैच्यू हल्की सी रोशनी छोड़ता है, जो ओल्ड वुमन को कवर कर लेती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसी वक्त उस जेंटल लाइट के पर्दे के पार ओल्ड वुमन के आसपास एक इल्यूजरी शैडो अपीयर होता है। वो इल्यूजन एक सफेद बाल का है। वो पूरे कमरे के इर्द गिर्द घूमता है और हर दफा घूमते वक्त उस पर एक नया नॉट बन जाता है। एक एंशंट प्रेजेंस हर तरफ फैलने लगता है और जैसे जैसे नॉट्स बनते हैं, वो प्रिमिटिव प्रेजेंस और ज्यादा तेज हो जाता है। एक धुंधली सी आवाज गूंजती है, मैं तुम्हारा मास्टर हूं, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। यह आवाज कमरे में नहीं, बल्कि ओल्ड वुमन के दिमाग के अंदर गूंजती है, जो उसके शरीर को हिला देती है। वो अपने हाथों से सील्स बदलती रहती है और जेंटल लाइट को गाइड करती है, ताकि वो उस हेयर के नॉट्स के खिलाफ लड़ सके जो उसके आसपास घूम रहे हैं। अब तक वो सफेद बाल पर 8 नॉट्स बन चुके होते हैं। हर नॉट में वो एंशिएंट प्रेजेंस होती है, जो उस आवाज को ओल्ड वुमन की सोल पर ब्रांड कर देता है, जैसे वो कभी नहीं निकलेगी। ये पूरा सीन किसी डिवाइन सेंस से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई उस वक्त टावर का दरवाजा खोलता, तो वो सिर्फ ओल्ड वुमन को अकेली बैठे मेडिटेट करते देखता। उस हेयर का इल्यूजन किसी को नजर नहीं आता। ये एक माइंड का बैटल था, जो सिर्फ सूमिंग और ओल्ड वुमन के बीच चल रहा था। जब ओल्ड वुमन बाल के नॉट्स के खिलाफ लड़ रही थी, उसी वक्त सूमिंग का दिल दोबारा हिलता है और उसके आसपास की दुनिया तेज रफ्तार से बदलने लगती है। कुछ ही पलों में उसके सामने एक जाइगेंटिक लोटस नजर आता है। लोटस से हल्की सी मम्बलिंग आवाज आ रही थी, पर सूमिंग उसे साफ नहीं सुन पाता। धीरे धीरे एक औरत उसके पास चलकर आती है। उसके शरीर से जेंटल लाइट निकल रही होती है और जैसे ही वो करीब आती है, सूमिंग तुरंत पहचान लेता है कि वो वही स्टैच्यू है जो बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पर रखा है। लेकिन अब वो औरत जिंदा लगती है। एक हल्की सी स्माइल और होली ऑरा के साथ वो सूमिंग के पास धीरे धीरे आती है। वो बोलती है, मेरी पिछली जिंदगी के प्रोटेक्टर, मैं तुम्हारा कई सालों से वेट कर रही हूं। तुम आखिरकार यहां आ गए। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन हर लफ्ज सूमिंग की सोल को हिला देता है। वो बोलती है, तुमने अपनी मौत के वक्त कहा था, अगर वक्त वापस लौट सके, अगर हम फिर मिल सके, चाहे तुम मुझे याद न रखो, तुम फिर भी मेरे साथ बर्फ में चलोगे जब तक हमारे बाल सफेद न हो जाएं। वो औरत एक लंबी व्हाइट रोब पहनी थी और जब वो सूमिंग के सामने रुकती है, उसकी आंखों में नरम सी नजर और चेहरे पर होली एक्सप्रेशन था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे दुनिया का रंग छिन गया हो और वो मंजर सूमिंग की सोल में ब्रांड हो जाता है। वो बोलती है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी यादों का सील तोड़ने में मदद करती हूं। वो नरम सी मुस्कान के साथ अपना हाथ सूमिंग की तरफ बढ़ाती है, जैसे चाहती हो कि वो उसका हाथ पकड़े। सूमिंग सिर उठाता है और उस खूबसूरत औरत को देखता है। वो लगती तो पहचानी सी है, लेकिन वो फेमिलियरिटी एक ऐसी चीज है जो सूमिंग नहीं चाहता। जब वो उसकी तरफ देखता है, उसी वक्त वो सफेद बाल पर 9वां नॉट बांध देता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल अलूफ एक्सप्रेशन रहता है। जैसे ही 9वां नॉट बनता है, वो औरत के चेहरे पर गम आ जाता है।
उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं जो लोटस पर टपक कर हल्की सी आवाज करते हैं। उस आवाज के साथ ही सू मिंग की पूरी दुनिया बिखर जाती है, जैसे उस आंसू ने उसे मिटा दिया हो। इसी वक्त वो नौवां नॉट इल्यूजरी बाल पर भी बन जाता है जो ओल्ड वुमन के आसपास घूम रहा होता है। उस बाल से काली धुआं निकलती है जो जेंटल लाइट को फाड़कर ओल्ड वुमन के शरीर में घुसने की कोशिश करती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत अपने सील्स बदलती है और होंठ हिलाकर कुछ चांट करती है। वो अपनी जुबान का टिप काट कर खून उड़ा देती है जो उसके मुंह से निकलते ही गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद सू मिंग के आसपास की बिखर चुकी दुनिया दोबारा बनती है, पर अब वो एक नई दुनिया है जो लाल रंग से रंग चुकी है। वो लाल रंग खून का नहीं था, बल्कि आसमान से गिरते क्रिम्सन रेड मेपल लीव्स का था। वो पत्ते हवा के साथ धीरे धीरे जमीन पर बिखरते हैं। सू मिंग क्रॉस लेगेड बैठा है। उसने एक लंबी लाल रोब पहनी है। उसकी बाहों में एक बेपनाह खूबसूरत औरत पड़ी है। वो खामोशी से उसे देखती है। उसके होंठ से खून बह रहा है, पर उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान है। वो अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर सू मिंग के चेहरे को छूती है। उस पल सू मिंग के दिल में वो फैमिलियरिटी दोबारा लौट आती है, इस दफा एक लहर की तरह जो उसे डुबो देना चाहती है। वो बोलती है, याद नहीं आया? तुम मुझे इस जिंदगी में याद नहीं कर पाए। मैं तुम्हारा वेट करूंगी अगले जन्म तक, तब तक जब तुम मुझे याद कर पाओ। उसकी सांस धीरे धीरे रुक जाती है। चेहरा सफेद पड़ जाता है, पर उसका वो नरम एक्सप्रेशन सू मिंग की आंखों में ब्रांड हो जाता है। उसका दिल कांप उठता है। वो बोलती है, मुझे किस करो। वो सू मिंग का चेहरा छूती है, अपने अंतिम शब्द बोलती है। सू मिंग के दिल में जो फैमिलियरिटी थी वो दर्द और गम की तूफान बन जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे उसने पूरी दुनिया खो दी हो। उसके हाथ कांपते हैं और वो अपना सर उसके करीब लाता है, जैसे उसके होंठ को छूने वाला हो। लेकिन जैसे ही उसके होंठ उसके करीब आते हैं, सू मिंग अपनी आंखें बंद करता है और दर्द भरी आवाज में बोलता है, मैं यहां सिर्फ अपना कल्टीवेशन बेस वापस पाने और बजर्कर सोल रेल्म तक पहुंचने के लिए आया हूं। मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं है। जब मैं जाऊंगा तुम्हें आजादी वापस दूंगा। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। तुमने ये फैमिलियरिटी मुझ पर थोपी है। ये मेमोरी भी तुम्हारे सोल कैप्चरिंग आर्ट का हिस्सा है। जब सू मिंग अपनी आंखें खोलता है, उसमें क्लैरिटी चमक रही होती है। उसी पल वो बाल पर 10वां नॉट बांध देता है। जैसे ही 10वां नॉट बनता है, वो औरत टूटी सी मुस्कान के साथ बिखर जाती है, उस दुनिया के साथ जो उसके आसपास थी। इसी वक्त डबल स्टोरी बिल्डिंग के नीचे फ्लोर पर जेंटल लाइट के अंदर बैठी ओल्ड वुमन का शरीर कांप उठता है। उसके सफेद बाल धीरे धीरे काले हो जाते हैं। चेहरे की रिंकल्स मिट जाती हैं और वो जवान और खूबसूरत हो जाती है। उसकी उम्र कम हो जाती है और वो एक मिडिल एज्ड खूबसूरत औरत बन जाती है। उसका चेहरा स्टैच्यू वाली औरत से बिल्कुल मिलता जुलता लगता है, सिर्फ उम्र का फर्क रह जाता है। जेंटल लाइट तुरंत उस हेयर स्ट्रैंड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है जो उसके आसपास घूम रहा था। वो हेयर उसको घेरे लेता है और एक इतनी तेज विल उसके सोल पर गिरती है कि वो उससे लड़ नहीं पाती। एक आवाज गूंजती है, मैं तुम्हारा मास्टर हूं। मेरी विल ही तुम्हारी विल है और तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ओल्ड वुमन फिर से कांप उठती है और उसका रूप दोबारा बदल जाता है। एक पल में वो 20 साल की लड़की बन जाती है और उसका चेहरा स्टैच्यू से बिल्कुल मिल जाता है। वो अपनी आंखें खोलती है और एक पर्पल ग्लेयर उनमें चमक उठता है। इसी वक्त सू मिंग की दुनिया फिर से बिखर कर दोबारा बनती है, पर इस दफा वो औरत नहीं दिखाई देती। सू मिंग डार्क माउंटेन देखता है, उसका गांव, उसके लोग, सुबह की धुआं और पुराने आवाजें। वो देखता है एक लंबा पर्पल बालों वाला आदमी जो एक लंबी ब्लेड लेकर डार्क माउंटेन ट्राइब की तरफ चल रहा है। उसका चेहरा सू मिंग को नहीं दिखाई देता, सिर्फ उसकी पीठ और बाल हवा में उड़ते दिखते हैं। गांव के लोग चीख रहे हैं। औरतों और आदमियों के चेहरे पर सिर्फ दर्द और निराशा है। लेई चन चीख कर जवाब मांगता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। चिन स्टंड है, बे लिंग गम से भरा है और एल्डर का चेहरा सफेद है, उसकी आंखें दुख से भरी हैं। सू मिंग देखता है कि वो पर्पल हेयर्ड आदमी पूरी ट्राइब को पल भर में मार देता है। लेचन का सिर हवा में उड़कर सू मिंग के सामने गिरता है। बेलिंग चनशिन को बचाता है, पर खुद राख बन जाता है। टोंग टोंग चीखती है और वो आदमी एक पल के लिए रुकता है, फिर उसका भी जान ले लेता है। पूरा गांव खून में डूब जाता है। सू मिंग स्टन्ड होता है, बोल नहीं पाता। तब वो पर्पल हेयर्ड आदमी पलटकर उसकी तरफ देखता है।
तभी सुमिंग देखता है कि वो आदमी का चेहरा उसका अपना है। वो आदमी अभी भी एक ब्लीडिंग ह्यूमन हेड पकड़े होता है। वो सिर उठाकर सुमिंग की तरफ फेंकता है। वो सिर उसके सामने लेजन के सिर के पास गिरता है। उस सिर के बाल सफेद हैं और वो एल्डर का सिर है। एल्डर की आंखें अभी भी खुली हैं, जिनमें गम और पछतावा है, जो उन्हें ऑलमोस्ट खोखला बना देता है। पर्पल हेयर्ड आदमी सुमिंग के पास आता है। जब वो उसके सामने खड़ा होता है, वो अपनी ब्लेड जमीन में घुसा देता है और अपनी शर्ट फाड़कर अपना सीना दिखाता है। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा रहता है। वो बोलता है, मुझे मार दो। ये उसके पहले और आखिरी शब्द होते हैं। एक आवाज सुमिंग के कान में गूंजती है, उसे मार दो। अगर तुम उसे मार दो, तुम डार्क माउंटेन का बदला ले सकते हो। उसे मार दो और तुम अपने दर्द से आजाद हो जाओगे। मार दो उसे। सुमिंग खामोश खड़ा रहता है। उसका चेहरा दर्द से भर जाता है। वो पर्पल ब्लेड उठाता है और धीरे धीरे उसे जमीन से निकालता है। फिर वो पलटकर अपने पीछे की जगह को एक तेज वार से काट देता है। उसी वक्त पूरी दुनिया, वो ब्लेड और उसके पीछे खड़ी वो खूबसूरत औरत, सब कुछ एक जोर की आवाज के साथ बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो औरत शौक के साथ बिखर जाती है और जैसे ही सब कुछ बिखर जाता है, सुमिंग के हाथ हेयर स्ट्रैंड पर 11वां नॉट बांध देते हैं। सुमिंग धीरे से बोलता है, नॉट्स भी डिजास्टर्स होते हैं। अब समझ गया। जब सुमिंग 11वां नॉट बांधता है, उसी पल उसके सामने का पूरा दुनिया एक मिरर की तरह टूटकर जमीन पर बिखर जाता है। हर एक टुकड़े में वो औरत की तस्वीर दिख रही थी, जो उसे दर्द भरी नजर से देख रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे दूर जाता हुआ धुंधला पड़ रहा था। जब सुमिंग के आसपास का माहौल दोबारा व्हाइट स्नो में बदल जाता है और वो लो हाउस और बर्फ में उगे हुए वीड्स नजर आते हैं, उसकी नजर फिर से नॉर्मल हो जाती है। वो दोबारा इविल स्पिरिट माउंटेन के नीचे वापस आ चुका था। उसी समय इविल स्पिरिट सेक्ट के मिडिल अपर सेक्शन में खड़ी डबल स्टोरी बिल्डिंग को ब्लैक स्मोक घेरा हुआ था। वही ओल्ड वुमन, जिसका चेहरा अब एक यंग वुमन में बदल चुका था, वो उस वक्त कांप रही थी, दांत भींचते हुए सफेद चेहरे के साथ लड़ रही थी। पर सब कुछ उसी पल बदल जाता है जब इल्यूजरी व्हाइट स्ट्रैंड ऑफ हेयर पर 11वां नॉट बनता है। उसका दिखते ही वो आवाज जो लड़की की सोल में गुनगुन रही थी, अचानक कई गुना ज्यादा जोर से गूंजने लगती है, जैसे वो आवाज कोई लौ बन गई हो जो उसकी सोल के अंदर धड़क रही हो। आखिरकार वो आवाज उसकी सोल में ब्रांडेड हो जाती है, मैं तुम्हारा मास्टर हूं, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। यंग वुमन कांपती है और मुंह से खून उगल देती है और उसके आसपास का सारा ब्लैक स्मोक तेजी से उसके शरीर में घुस जाता है। पल भर में सब कुछ गायब हो जाता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस यंग वुमन का सफेद और कमजोर चेहरा सब कुछ साफ साफ बता रहा था। अभी जो हुआ वो सब हकीकत था। ये शख्स आखिर है कौन? वो लड़की आंखें बंद करके सोचती है। वो पूरी तरह बिना किसी शर्त के हार चुकी थी, एक ऐसी डिवाइन एबिलिटी बैटल में जो उसका सबसे मजबूत एरिया था। आखिरी पल तक उसने उस आदमी का चेहरा तक नहीं देखा। जो इल्यूजन उसने थोपी थी वो उसके अपने आर्ट का नतीजा था। अगर वो सफल हो जाती और उस आदमी को अपने आर्ट में फंसा पाती तो वो उसका चेहरा देख पाती और उस पल ही उसको उल्टा उसका गुलाम बना देती। पर वो फेल हो गई। उस यंग वुमन के चेहरे पर पीड़ा और क्लेश दिखने लगता है। उसे अच्छी तरह पता था कि वो आवाज जो अब उसकी सोल में ब्रांडेड है, इसका मतलब क्या है। अब वो चाहे जितनी कोशिश करे, उस आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कोई लफ्जों का खेल नहीं, बल्कि वो शक्ति थी जो उसकी सोल में गहराई तक दाखिल हो चुकी थी। उसे यह भी पता था कि चाहे उस आदमी का नाम या चेहरा न जानती हो, पर वो कभी ना कभी जरूर आएगा। यह एक ऐसा बैटल ऑफ आर्ट्स था जिसमें कोई फिजिकल फाइट नहीं हुई। यंग वुमन के सोल कैप्चरिंग आर्ट और सुमिंग के ग्रास नॉट्स आर्ट का टकराव दोनों के शरीर और सोल में तूफान की तरह घूम रहा था। जब 11वां नॉट बना तभी वो बैटल खत्म हुई। इस बैटल का नतीजा मौत नहीं, बल्कि हारने वाले के सोल पर कंट्रोल था। सुमिंग आंखें खोलता है जब वो इविल स्पिरिट माउंटेन के नीचे बर्फ पर बैठा होता है। उसके हाथ में वो व्हाइट स्ट्रैंड ऑफ हेयर था। उस पर 11 नॉट्स थे और उन्हें घुमाकर उसने एक छोटा ह्यूमनॉइड फिगर बना दिया था। सुमिंग की आंखों में थोड़ी थकान दिखने लगती है। अभी जो बैटल ऑफ आर्ट्स हुई वो उसके सोच से ज्यादा खतरनाक थी। उसे मानना पड़ा कि उसने उस ओल्ड वुमन को हल्का समझा था, या फिर सही कहें उस यंग वुमन को जो ओल्ड वुमन में बदली थी। इस लड़की का सोल कैप्चरिंग आर्ट इतना गहरा है कि यह मेमोरीज तक को अफेक्ट कर सकता है। अगर उसका कंट्रोल थोड़ा और बेहतर होता तो इस बैटल का फैसला मुश्किल हो सकता था।
सू मिंग की आंखों में एक चमक आती है। वो पास के वीड्स को पकड़ता है और तुरंत एक छोटा ह्यूमनॉइड वीव करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में एक वीड डॉल उसके हाथ में तैयार हो जाती है। उस डॉल के अंदर वो व्हाइट स्ट्रैंड ऑफ हेयर था जिसमें 11 नॉट्स बंधे हुए थे। वीविंग कंप्लीट करके सू मिंग डॉल को देखता है और उस लड़की की प्रेजेंस को महसूस करता है। उसका अपना विल अभी भी जिंदा है, बस वो उस शख्स की बात मानने को मजबूर है जो ये डॉल पकड़े हुआ है। ये उसके सोल के लिए आवश्यक है, वो इसका विरोध नहीं कर सकती। सू मिंग आसमान की तरफ देखता है, डॉल को संभाल कर रख लेता है और आंखें बंद करके मेडिटेशन करना शुरू करता है। ये उन गिन चुने पलों में से था जब वो यहां आकर अपने मन को शांत करके कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता था। अब उसकी पूरी योजना तैयार थी और सबसे जरूरी चाबी भी उसके पास थी। सू मिंग अब शांत दिल से दिन के उजाले का इंतजार कर सकता था। रात तेज गुजर जाती है। सुबह के धूप की किरण जमीन पर पड़कर बर्फ को चमका देती है उसके तीखे रिफ्लेक्शन के साथ। उस पल सू मिंग आंखें खोलता है। वो खड़ा होता है, अपने रोब्स को ठीक करता है और धीरे धीरे चलकर लेबरर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल तक पहुंचता है। वहां उसने देखा कि छेनचन कुछ लेबरर्स पर चीख रहा था, उंगली दिखाकर उन्हें डांट रहा था। उसके मुंह से थूक उड़ रहा था और लेबरर्स अपने सर झुकाकर चुपचाप सुन रहे थे, बिना हिले। छेनचन का अभी का घमंड भरा चेहरा देखकर जो पहले सू मिंग के सामने होता था उससे बिल्कुल अलग लग रहा था। सू मिंग उसकी तरफ एक नजर डालता है और हल्का सा खांसी करता है। जैसे ही वो खांसी छेनचन के कान तक पहुंचती है उसकी डांट फटकार तुरंत रुक जाती है। वो कांपता है, पलट कर देखता है। जैसे ही उसने सू मिंग को देखा, बिना देरी किए उसका चेहरा चापलूसी से भर जाता है और वो तुरंत दौड़कर उसके पास आता है। लगता है जैसे वो उसके सामने घुटने टेक दे। सीनियर ब्रदर चेन को प्रणाम। सीनियर ब्रदर, आपको कुछ चाहिए हो तो बस कह दीजिए, चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आपका काम पूरा करके ही रहूंगा। उसका ये रवैया देखकर जो लेबरर्स पहले डांटे जा रहे थे वो सब हैरान रह जाते हैं और उनकी आंखें फट जाती हैं। सू मिंग शांत स्वर में कहता है, मुझे आउटर सेक्ट जाने के लिए एक प्लेट दो। ये प्लेट इसलिए चाहिए थी क्योंकि जैसे जैसे वो इविल स्पिरिट सेक्ट के ऊपर चढ़ेगा रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होंगे। प्लेट के बिना भी जा सकता था, पर प्लेट होने पर सब कुछ आसान हो जाता। छेनचन तुरंत अपने सीने पर हाथ मारकर एक ब्लू प्लेट निकालता है और अदब से सू मिंग को दे देता है। सीनियर ब्रदर चेन, ये प्लेट चाहे ब्लू है, पर ये लेबरर्स लॉज का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी प्लेट है। इस प्लेट के साथ आप इनर सेक्ट के गेट तक जा सकते हैं, पर वहां आपको रोक दिया जाएगा जब तक इनर सेक्ट के लोग आपको बुलाएं नहीं। सू मिंग प्लेट को लेकर छेनचन को सिर हिलाकर हाँ करता है। वो एक सिर हिलाना ही छेनचन के लिए सबसे बड़ी इज्जत थी। उसका मन खुशी से भर जाता है। सू मिंग और कुछ कहे बिना पलटकर वहां से चला जाता है। जब तक सू मिंग दूर तक चला नहीं गया, छेनचन वहीं खड़ा रहकर उससे विदाई देता है। फिर अपना चेहरा मुस्कान से भर लेता है और लेबरर्स को हाथ हिलाकर छोड़ देता है क्योंकि उसका मूड अब बेहतर हो गया था। सू मिंग इविल स्पिरिट माउंटेन की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। सीढ़ियों के दोनों तरफ स्टैच्यूज लगे हुए थे जिन्हें वेंजफुल सोल्स घेरे हुए थे, पर वो उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करते। सू मिंग बिना रुके सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसने रात को छुपकर जाने के बजाय सुबह ओपनली चलना चुना। ब्लू प्लेट की वजह से सभी हिडन सील्स खुद ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही प्लेट चमकती है। सू मिंग आसानी से आगे बढ़ता है। जब वो कॉन्शियस इंटेरोगेशन हॉल के एली में पहुंचता है, जो वही डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, उसका रास्ता दो आउटर सेक्ट डिसाइपल्स रोक लेते हैं। दोनों डिसाइपल्स के चेहरे बिल्कुल एपैथेटिक थे, आंखों में जरा भी भाव नहीं। वो चुपचाप सू मिंग को घूर रहे थे, बिना कुछ कहे। सू मिंग ठंडी नजर से ब्लू प्लेट उनके सामने फेंकता है। चेंसू, नीचे के लॉज से कॉन्शियस इंटेरोगेशन हॉल के ऑर्डर्स पर आया हूं। उनमें से एक डिसाइपल प्लेट उठाता है और सू मिंग को घूर कर देखता है। उसे कोई ऑर्डर नहीं मिला था, पर ब्लू प्लेट को देखकर वो चुपचाप कॉन्शियस इंटेरोगेशन हॉल की तरफ चला जाता है। तभी अंदर डबल स्टोरी बिल्डिंग में यंग वुमन सलन चेहरे के साथ मेडिटेशन में बैठी थी। उसने सोचा था वो आदमी पिछली रात ही आएगा, पर पूरी रात गुजर गई और वो नहीं आया। सुबह होते ही उसने मान लिया कि वो शायद सिर्फ रात को ही आएगा, दिन में नहीं। जब वो गौस्से और बेचैनी में थी, उसने अपना सिर उठाकर बाहर देखा, भौहें चढ़ाते हुए। कुछ ही देर बाद एक रिस्पेक्टफुल आवाज बिल्डिंग के अंदर आती है। हॉल मास्टर नीचे के लॉज का चेंसू नाम का डिसाइपल ऑडियंस मांग रहा है। ये नाम सुनकर यंग वुमन के दिमाग में तुरंत वो बेवकूफ लड़का याद आता है जो कुछ महीने पहले उसके सामने था।
उसने तब उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब सुन के समझी कि उसे लेबरर्स लॉज भेज दिया गया था। उसने बिना सोच ज्यादा के चिल्लाते हुए कहा, एक लेबरर ऑडियंस मांगे तो तुम मुझसे पूछ रहे हो? अगर ढेर सारे लेबरर्स मांगे तो हर बार मुझसे पूछोगे? बाहर खड़ा डिसाइपल का एपैथेटिक चेहरा तुरंत ऑकवर्ड हो जाता है। उसकी आंखों में हल्का डर भी दिखने लगता है। वो तुरंत घुटनों पर गिरकर हां में हां मिलाता है, पर उसके दिल में सू मिंग के लिए जलन भड़क उठती है। जैसे ही वो वापस जाने लगता है, यंग वुमन की आवाज फिर से बिल्डिंग के अंदर से आती है, रुको, उसने ऑडियंस मांगने का रीजन बताया? यंग वुमन के दिल में एक अजीब सा ख्याल उभर आता है। शायद बेकार लग रहा था, पर उसने इंस्टिंक्टिवली सवाल पूछ ही लिया। हॉल मास्टर, उसने कहा कि वो आपके ऑर्डर्स पर आया है। नहीं तो मैं आपसे पूछने भी नहीं आता। ईविल स्पिरिट सेक्ट डिसाइपल की आवाज में शिकायत थी। यह सुनकर यंग वुमन की आंखों में एक तेज चमक दिखने लगती है। छोटी सी चुप के बाद वो बोलती है, उसे यहां लाओ। डिसाइपल एक पल के लिए हैरान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर वो कुछ दिखाता नहीं। अब वो सू मिंग से बदला लेने का ख्याल छोड़ देता है और तुरंत उसके पास जाकर उससे गाइड करके ले आता है। कुछ ही देर में सू मिंग दोबारा उस जगह पहुंचता है। वो पूरा रास्ता शांत और संभल के चलता है। आसपास के हरे प्लांट्स को देखता है जो सर्दियों में भी जिंदा थे, और उस जगह की गहरी शक्ति महसूस करता है। जब वो डबल स्टोरी बिल्डिंग के सामने पहुंचता है, डिसाइपल थोड़ा पीछे हट जाता है और रुक जाता है। बिल्डिंग के अंदर से यंग वुमन की ठंडी आवाज आती है, तुम जा सकते हो। डिसाइपल तुरंत हां करता है, सर झुकाता है और जल्दी से चला जाता है। अब वहां सिर्फ सू मिंग और वो यंग वुमन बची थी। कुछ पल के बाद उसकी ठंडी और चिढ़ भरी आवाज दोबारा सुनाई देती है, मैंने कब तुम्हें ऑर्डर दिया कि मुझसे मिलने आओ? सू मिंग बिल्कुल शांत रहता है। बिल्डिंग की तरफ देखकर धीरे से बोलता है, तुम अभी तक मुझे देखकर ग्रीट क्यों नहीं कर रही हो? जैसे ही ये लफ्ज उसके कान तक पहुंचते हैं, यंग वुमन को ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा दुनिया उसके आसपास बिखर गई हो। डबल स्टोरी बिल्डिंग के अंदर बैठी यंग वुमन अपनी आंखें अचानक खोलती है। उसके चेहरे पर गहरा हैरानी का एहसास दिखने लगता है। वो खुद को रोक नहीं पाती, खड़ी हो जाती है और एक ही पल में बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। वो सू मिंग को घूरती है। उसकी आंखों में छुपा हुआ शौक छुपाया नहीं जा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो शख्स उसकी पूरी तरह बर्बादी का कारण बना, वो असल में ये लड़का होगा, चेंसू। कुछ महीने पहले उसने खुद एक्शन लेकर देखा था कि क्या इसका जाओ चोंग की मौत से कोई लेना देना है। उसने उस वक्त कुछ नहीं पाया। यह लड़का बिल्कुल आम लगता था, न कोई खास टैलेंट, न कोई कल्टीवेशन बेस की रिपल्स, बस एक आम लेबरर। लेकिन अब जब यह लड़का उसके सामने खड़ा था, उसे एकदम एहसास होता है वो पहले ही कुछ महीने पहले इस लड़के से हार चुकी थी। फिर भी वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह सब सच है। वो सोचती रही थी कि वो आवाज जो उसके सोल में ब्रांडेड हुई थी, वो या तो किसी ओल्ड मॉन्स्टर की होगी या सेक्ट के किसी परिचित शख्स की, जो अपनी आवाज बदलकर अटैक कर रहा हो। उसने 1000 लोगों के बारे में सोचा, पर चेंसू उसके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया। यह तो उसके पूरे अंदाज के बाहर का शख्स था। वो उस वक्त बस उसे खामोशी से देख रही थी। यह लड़का बस 12-13 साल का दिख रहा था, पर उसके चेहरे पर जो एंशिएंट शांति और उसके लफ्जों और हरकतों में जो गहराई थी, वो किसी आम लड़के में नहीं हो सकती थी। तुम आखिर हो कौन? यंग वुमन की सांस तेज हो जाती है। लंबे वक्त के बाद वो अपने होश में आती है और सू मिंग को एक जटिल नजर से देखती है। सू मिंग धीरे से कहता है, चेंसू। यंग वुमन का चेहरा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो बोलती है, तुमने जाओ चोंग को मारा। सू मिंग बस हल्का सा मुस्कुराता है। न वो मानता है न इनकार करता है। उसके चुप रहने पर यंग वुमन भी चुप हो जाती है। माहौल में सिर्फ तेज हवा की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। लंबी खामोशी के बाद वो कड़वी सी मुस्कान के साथ सू मिंग को झुककर प्रणाम करती है। प्रणाम मास्टर। सू मिंग शांत स्वर में पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है, बाओ-च्यू। अपने मन ही मन वो गहरी सांस लेती है। जैसे ही वो जवाब देती है, उसका रूप धीरे धीरे बदलकर वही ओल्ड वुमन बन जाता है जो पहले दिख रही थी। अब उसे और टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। सू मिंग के हर लफ्ज के साथ उसके सोल की गहराइयों से पूरी तरह ओबीडियंस का एहसास होता था। उसे समझ आ गया कि पिछली रात उसके खिलाफ लड़ने वाला और कोई नहीं, बस ये चेंसू ही था। सू मिंग ठंडे स्वर में बोलता है, बाओ-च्यू, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम नहीं बनाने वाला। वो ओल्ड वुमन की तरफ देखता है, बिना उसके रूप बदलने पर कोई प्रतिक्रिया दिए। उसके लिए यह फर्क नहीं पड़ता कि वो एक खूबसूरत लड़की है या एक बुढ़िया।
उसके लिए दोनों एक जैसे ही थे। यहां का जो वर्ल्ड पावर है वो बहुत गहरा है। मैं इस जगह का उपयोग अपनी रिकवरी के लिए करना चाहता हूं। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही मैं चला जाऊंगा तुम्हें तुम्हारी आजादी वापस दे दूंगा। यह कहकर सू मिंग बिना उस पर ध्यान दिए बिल्डिंग की तरफ चला जाता है। अंदर जाकर वो आवाज लगाता है, मैं इविल स्पिरिट माउंटेन के नीचे लेबरर हूं, पर मुझे लंबे समय तक यहां रहना है। इसका इंतजाम करो। बाओ चू कुछ देर चुप रहती है, फिर सिर हिलाकर हां करती है। उसके लिए यह आसान था, बस कहना होता कि उसे चेन सू अपने लेबरर के रूप में चाहिए और किसी को शक नहीं होता। सू मिंग ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा होकर उस लोटस और उस पर बैठी हुई फीमेल स्टैच्यू को देखता है। जैसे ही वो उसे देख रहा होता है, उस इल्यूजन के दौर की तस्वीरें उसके दिमाग में उभर आती हैं। आखिर में वो सिर हिलाता है और फर्स्ट फ्लोर की तरफ चला जाता है। यह क्लियरली एक औरत का कमरा था जहां हल्की सी खुशबू थी। सू मिंग वहां बैठकर आंखें बंद करके मेडिटेशन में डूब जाता है। अपने कल्टीवेशन बेस को सर्कुलेट करते हुए उस जगह का डेंस वर्ल्ड पावर उसके आसपास इकट्ठा होने लगता है और वो उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। साथ ही वो अपने घाव भर रहा था और अपने कल्टीवेशन बेस को उसके पहले वाले शिखर पर लौटाता था। दिन गुजरने लगते हैं। इविल स्पिरिट माउंटेन के नीचे लेबरर के रूप में सू मिंग काम कर रहा था, पर बाओ चू की वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग बस इतना जानते थे कि कॉन्शियंस इंटेरोगेशन हॉल की लेडी बाओ शू ने एक लेबरर बुलवाया है। ऐसी छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ चेन चेन कभी कभी गहरी सांस भरकर सोचता रहता। समय के साथ सर्दी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इविल स्पिरिट सेक्ट के आउटर सेक्ट और इनर सेक्ट का कंपटीशन कब का खत्म हो चुका था। अब डिसाइपल्स अगले साल के कंपटीशन की तैयारी और ट्रेनिंग में लग गए। सू मिंग को अपनी मुश्किल से कमाई गई शांति मिल गई थी। कोई उसे तंग नहीं करता था और वो अपने दिल को शांत करके ट्रेनिंग कर सकता था। साथ ही उसके आसपास हमेशा कोई न कोई उसकी रक्षा पर होता था और उसके पास हर्ब्स और मेडिसिनल कोर्स की कमी नहीं थी। जितनी बार वो मांगता, बाओ चू मजबूरन सब देता, चाहे उसका दिल दर्द से भर जाता हो। महीने बीतते गए, बरसात का मौसम आ गया और तब बाओ चू को सू मिंग के बारे में कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसके दिल को कंपा देता है। उसे याद था कि आधा साल पहले सू मिंग से उसे जरा भी खतरा महसूस नहीं होता था। उसका कल्टीवेशन बेस महसूस नहीं होता था, पर वो बिल्कुल एक शांत और साफ पानी के बर्तन की तरह लगता था। पर अब 6 महीने बाद वो उससे अलग महसूस होने लगता है। चाहे वो अभी भी शांत ध्यान में बैठा हो और चाहे बाओ चू के पास बजर्कर सोल रेल्म के मिडिल स्टेज की शक्ति हो, फिर भी जैसे ही सू मिंग अपनी आंखें खोलता है, उसका दिल जोर से कांप उठता है। उसका पूरा शरीर ठंड से भर जाता है, जैसे मौत उसके आसपास घूम रही हो। उस पर लगता है कि चाहे उसके सोल में वो ब्रांड न भी होती, सू मिंग सिर्फ एक विचार से उसे मार सकता था। यह एहसास बस पल भर के लिए आता, हर बार जब सू मिंग लंबी मेडिटेशन के बाद आंखें खोलता। पर वो एहसास ऐसा था जैसे कोई धुंध उसके दिल को घेर ले, जो कभी हटता नहीं था। यह पहली बार नहीं था कि वो सोच रही थी कि जब सू मिंग का कल्टीवेशन बेस पूरी तरह रिकवर हो जाएगा, तब वो आखिर किस स्टेज या रियल्म पर होगा। वो तो ये तक समझ नहीं पाती थी कि क्या यह शख्स एक इमॉर्टल है या एक बजर्कर जो अपना खून बदलकर इमॉर्टल की राहों पर चल रहा है। समय के साथ उसके अंदर सू मिंग के लिए गहरी इज्जत पैदा होने लगती है। वो इज्जत अब इविल स्पिरिट सेक्ट के ग्रैंड सेक्ट एल्डर के बराबर हो जाती है। पिछले 6 महीने में सू मिंग सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान देता है। उसका पूरा मन और सोल इसी में लगता है। यहां का वर्ल्ड पावर इतना तेज उसके पास खींचता है जैसे यह जगह पूरा इविल स्पिरिट सेक्ट का शक्ति खींचने वाला एक बड़ा वैक्यूम हो। अगर वो कहीं और होता तो शायद कब का सेक्ट के दूसरे शक्तिशाली वॉरियर्स उसकी तलाश में आ जाते। पर यहां उसे कोई चिंता नहीं थी। अगर कोई आता भी, बाओ चू उन्हें बता देती कि वो आइसोलेशन में है और उनका शक मिट जाता। 6 महीने में सू मिंग का कल्टीवेशन बेस तेजी से रिकवर हो जाता है। बाओ चू से लिए गए मेडिसिनल कोर्स की मदद से उसका कल्टीवेशन बेस 8/10 यानी 80% तक लौट आता है। अब इतना शक्ति होने पर वो एक ऐसे बजर्कर से लड़ सकता था जो बजर्कर सोल रेल्म में ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुका हो। और जब उसने महसूस किया तो उसे थोड़ा हैरानी होती है। उसका वो पीक जो उसने डीथियन के खिलाफ सालों पहले हासिल किया था, अब सिर्फ उसके करंट कल्टीवेशन बेस का 8/10 ही था। यह साफ और स्पष्ट पावर का इजाफा उसके हौसले और खुशी को और बढ़ा देता है। उसे बाओ चू से भी कोई शिकायत नहीं थी। वो हर ऑर्डर बिना विरोध मानती थी, कभी उसके आइसोलेशन में तंग नहीं करती थी और हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी जब सू मिंग ध्यान में होता था।
सुमिंग को पहले ही समझ आ गया था कि बाओ च्यू और झाओचोंग अलग हैं। ये लड़की कभी बर्जर्कर नहीं थी, नहीं उसने अपना खून बदला था, वो एक इमॉर्टल थी। सुमिंग मन में सोचता है, ज्यादा से ज्यादा बस 2 साल में मैं अपने कल्टीवेशन लेवल के पीक तक पहुंच जाऊंगा, और वो पीक लेवल ऐसा होगा जैसा मैंने कभी नहीं देखा। तब मेरे पास इतनी शक्ति होगी कि मैं बर्जर्कर सोल रेल्म में अपना खुद का गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का स्टैच्यू मैनिफेस्ट कर पाऊंगा, और हो सकता है कि मैं डायरेक्टली इनिशियल और मिडिल स्टेज को पार करके लेटर स्टेज तक चला जाऊं। शायद मैं ग्रेट कंप्लीशन तक भी पहुंच जाऊं। उस वक्त मैं लाइफ कल्टीवेशन का पहला कदम उठाऊंगा और इस दुनिया का एक लाइफ कल्टीवेटर बन जाऊंगा। यह सोचकर सुमिंग गहरी सांस लेता है। 6 महीने में उसने बहुत ज्यादा मेडिसिनल कोर्स कंज्यूम किए, जो सब बाओ च्यू से आए थे। जब वो दोबारा आंखें बंद करके मेडिटेशन में जाने ही वाला था, उसकी नजर अचानक सीढ़ियों पर पड़ती है। फिर उसके कानों में कदम की आवाज आती है और बाओ च्यू अपने रेयर यंग वुमन वाले रूप में उसके सामने आती है। ये रूप वो कम ही दिखाती थी। वो धीरे धीरे उसके पास आकर 2 मेडिसिनल कोर के बॉटल्स उसके सामने रख देती है। वो कुछ कहना चाहती है, पर सुमिंग तब तक आंखें बंद कर लेता है। बाओ च्यू चुपचाप पलटने लगती है, पर सुमिंग की आवाज पीछे से आती है, क्या बात है, सीधा बोल दो। बाओ च्यू रुक जाती है, पलटकर उसकी तरफ देखती है। मैं कुछ मेडिसिनल कोर्स अपने लिए रखना चाहती हूं। 3 महीने बाद बर्जर्कर्स डिजास्टर आने वाला है। पूरे सेक्ट के सभी लोग खतरे में होंगे। मुझे कोई मदद नहीं देगा, मुझे अकेला ही इससे पार करना होगा। अगर मैं सफल हो गई तो मुझे बर्जर्कर्स की जमीन पर 50 साल और जीने को मिलेगा, पर अगर मैं हार गई तो मेरा वजूद मिट जाएगा। मैंने पिछले कुछ सालों में ट्रेनिंग करके बहुत मेडिसिनल कोर्स इकट्ठा किए हैं। मेरा इरादा एक क्लोन बनाकर उसे अपनी जगह मरवाने का था, पर अब वो क्लोन नहीं बन सकता। अब बचे हुए 3 महीने में मुझे अपना कल्टीवेशन बेस स्टेबलाइज करके इस डिजास्टर का सामना करना होगा। इविल स्पिरिट सेक्ट हमें बचाने के लिए एक सेलेस्टियल मेडन भेजेगा, पर उसके होते हुए भी हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे कुछ मेडिसिनल कोर्स रखने दो, मास्टर। सुमिंग अपनी आंखों को उस पर टिका देता है। बर्जर्कर्स डिजास्टर, सेलेस्टियल मेडन। बाओ च्यू एक पल के लिए सन्नी रह जाती है, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगती है। तुम एक बर्सर्कर हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसने हमेशा सुमिंग की असल पहचान के बारे में सोचा था, और अब उसे एक क्लू मिल गया। वो गहरा सांस लेकर बोलती है, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर जो भी इमॉर्टल्स इस बर्जर्कर्स की जमीन पर उतरते हैं, या जो बर्जर्कर्स अपना खून बदलकर इमॉर्टल्स का रास्ता पकड़ लेते हैं, उन्हें एक डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। वो डिजास्टर बर्जर्कर्स के सेक्रेड वेसल से आता है। असल में जो भी इमॉर्टल अपनी शक्ति को यहां के लिमिट से ऊपर दिखाता है, उसकी वजह से सेक्रेड वेसल प्रकट होता है। पर सर जियन की डिवाइन एबिलिटी ने इस रूल को बदल दिया। अब यह सेक्रेड वेसल हर 50 साल में एक बार उतरता है, पूरे 1 दिन तक रहता है, और उस दिन सब उन लोगों को नष्ट कर देता है जो इमॉर्टल की प्रेजेंस दिखाते हैं। हमारे इविल सेक्ट के सर जियन ने हुक्म दिया है कि उस दिन सभी को अपनी शक्ति दिखानी होगी ताकि सेक्रेड वेसल को खींच सके। यह हमारे लिए एक बहुत ही क्रूएल और ब्रूटल ट्रायल है। सुमिंग का एक्सप्रेशन हमेशा की तरह काल्म यानी शांत रहता है। सिर्फ वो अपनी आंखें थोड़ी सी नैरो करता है, और उसके दिमाग में वो यादें वापस आती हैं जब सालों पहले होंगलुओ ने उसके बॉडी को कंट्रोल करके हिडन ड्रैगन सेक्ट के उस आदमी के अगेंस्ट लड़वाया था। उस बैटल में वो हिडन ड्रैगन सेक्ट का कल्टीवेटर होंगलुओ ने नहीं मारा था, बल्कि वो टेरिफाइंग हाल्बर्ट थी जो आसमान में अपीयर हुई थी। उसका आना पूरी साउथ मॉर्निंग के सारे इमॉर्टल्स को डर और औ से भर देता है, जैसे उस मोमेंट में उनका सांस लेना ही रुक गया हो। वो हेल्बर्ट थी बर्सर्कर का सेक्रेड वेसल, जो लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग में एग्जिस्ट करती थी। जब से सुमिंग ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में आया और इविल स्पिरिट सेक्ट के बारे में सीखा, तब से एक सवाल उसके दिल में अटका हुआ था। उस वक्त उसे समझ आया, और जैसे ही उसने ये बात समझी, उसके दिमाग में डी तियन की याद आई। उस आदमी का क्लोन सेक्रेड वेसल से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसने उसे डिस्ट्रॉय करना चूज नहीं किया। यह क्लियर था कि उस हेल्बर्ट में ऐसी कोई चीज है जिससे डी तियन भी कॉशियस था। लेकिन वो जी एन, जो इविल स्पिरिट सेक्ट का है, उसने तो ये तक कर दिखाया कि बर्सर्कर के सेक्रेड वेसल के आने का लॉ ही बदल दिया ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में। उस पावर की स्ट्रेंथ शायद सेक्रेड वेसल को डिस्ट्रॉय करने से भी ज्यादा हो, और उसे तोड़ना शायद और भी मुश्किल हो। पर सेक्रेड वेसल अभी भी एग्जिस्ट करता है। जैसे ही सुमिंग ने डी तियन के एक्शंस को इस बात से जोड़ा, उसके दिल में एक स्ट्रॉन्ग हंच आया। सेक्रेड वेसल के अंदर
जरूर कोई सीक्रेट छुपा है जो इमॉर्टल्स को उसे डिस्ट्रॉय करने से रोकता है। ये जियान कितना बोल्ड है। उसने सेक्रेट वेसल के हर 50 साल में होने वाले अराइवल को ईवल सेक्ट के सक्सेसर डिसाइपल्स के लिए एक ट्रायल बना दिया, जहां सिर्फ जो वर्दी है वही सरवाइव करे। सुमिंग आंखें खोलता है और कई बातें समझ लेता है। उसे यह भी याद आता है कि सेलेस्टियल मेडन का टाइटल सिर्फ एक इंसान तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि यह एक शेयर्ड टाइटल है जो कई लोगों को दिया जाता है। हर सेक्ट में ऐसे लोग होते हैं जो अपने लोगों को लैंड पर डिसेंड करते वक्त हेल्प करते हैं, बर्जर्कर के स्काई को ढककर उनके प्रेजेंसेस छुपाते हैं। लेकिन क्लियरली ईवल सेक्ट में सेलेस्टियल मेडन का यूज कुछ और ही था। सुमिंग बाओ छू की तरफ एक नजर डालता है और धीरे से पूछता है, कितना कॉन्फिडेंट हो तुम कि इस बार जिंदा बच पाओगी? बाओ छू बोलती है, पहले मुझे लगता था कि 10 में से 7 चांस हैं कि मैं बच जाऊंगी। आखिर सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो बर्जर्कर्स डिजास्टर का सामना करेगी। सेक्ट में काफी लोग हैं जो इससे लड़ रहे होंगे और बस एक ब्लो विथस्टैंड कर लूं तो मैं बच जाऊंगी। ऊपर से मेरा एक क्लोन है जो स्केपगोट बनेगा। मैं उसके मरने और अपने घावों का यूज करके बचना चाहती थी, लेकिन अब मेरे चांस गिरकर 10 में से 3 रह गए हैं। वो ये सब बोलते हुए बिल्कुल कंपोज्ड लग रही थी, जैसे अपनी खुद की डेथ के बारे में बात नहीं कर रही हो। सुमिंग कुछ देर के लिए साइलेंट रहता है, फिर बाओ छू को एक नजर देखकर मुस्कुरा देता है। हेल्प चाहिए तो सीधा बोल दो, इतना घुमा के बात करने की जरूरत नहीं है। बाओ छू का चेहरा हल्का सा लाल पड़ता है, लेकिन जल्दी नॉर्मल हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि सच में उसे सुमिंग की मदद चाहिए होती है, वरना वो वाइप आउट हो जाती और साथ ही सुमिंग भी पीसफुली ट्रेन नहीं कर पाता। यह बात उसके दिमाग में कुछ महीने पहले से उबल रही थी, जब उसने पहली बार देखा था कि सुमिंग कितना टेरिफाइंग है। और क्योंकि वो उसका नुकसान नहीं कर रही थी, उसके सोल पर लगी रिस्ट्रिक्शंस एक्टिवेट नहीं हुई। उसने अपना असली खूबसूरत रूप भी वापस ला लिया था यहां आने से पहले, ताकि वो ये बातें सीधा कह सके। सुमिंग बोलता है, 3 महीने बाद बर्जर्कर्स डिजास्टर के टाइम मैं तुम्हें एक बार हेल्प करूंगा। इसे मान लो कि तुम्हारी सोल कस्टडी में रखने, तुम्हारी जगह पर ट्रेन करने और तुम्हारे मेडिसिनल कोर्स यूज करने का कॉम्पेंसेशन है। उसके बाद न तुम मुझ पर कुछ ओव करोगी न मैं तुम पर। यह कहकर सुमिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। बाओ छू के चेहरे पर हल्की सी खुशी की चमक दिखाई देती है। वो उठकर अपने हाथ जोड़कर सुमिंग को बाव करती है और बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लौट जाती है। वहां वो क्रॉस लेगेड बैठकर कुछ देर के लिए सोच में डूब जाती है, फिर आंखें बंद करके मेडिटेशन शुरू कर देती है। सुमिंग की ट्रेनिंग इस बात से रुकी नहीं। उसके पास ऑलरेडी एक प्लान था कि वो बाओ छू को कैसे हेल्प करेगा, और साथ ही वो इस चांस का यूज करके अपने गैस को टेस्ट करना चाहता था। अगर मेरा गैस सही है तो मुझे बाद में उससे पूछना होगा। सुमिंग फिर यह सोचना छोड़ देता है और अपना ध्यान पूरा अपनी कल्टीवेशन बेस रिकवर करने पर लगाता है। अब उसका फ्लैश, ब्लड और बोन्स पूरी तरह एक ट्रू बर्जर्कर के बन चुके हैं और उसका कल्टीवेशन बेस भी उसके पुराने पीक पर वापस आ रहा है। जैसे जैसे समय गुजरता है और उसका कल्टीवेशन धीरे धीरे रिकवर होता है, उसे पता चलता है कि फ्लैश, ब्लड और बोन्स के अलावा उसकी कल्टीवेशन का एक्स्ट्रा 2 हिस्सा उसके ब्रेन, या सही कहें तो उसके सोल ने अब्सॉर्ब किया है। यह देखकर सुमिंग का दिल हिल जाता है। उसे लगता है कि जब उसका पूरा कल्टीवेशन वापस आ जाएगा, यह आखिरी 2 का इंक्रीज ही उसकी बर्जर्कर सोल रेल्म तक पहुंचने की होगा। यह सब देखकर उसे याद आता है वो क्सन सॉन्ग जो उसके कानों में गूंज रही थी जब डी तियन के साथ बैटल के बाद वो बेहोश हो गया था। 1 महीना, 2 महीने, 2 महीने बाद जैसे जैसे सुमिंग का कल्टीवेशन रिकवर होता है, उसका सोल धीरे धीरे ऐसी स्टेट में चला जाता है जैसे वो सो रहा हो। वो एक ऐसी फीलिंग में डूब जाता है जो वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, जैसे कोई उसे नरिश कर रहा हो। और फिर जब और 20 दिन बीत गए और बर्जर्कर्स डिजास्टर आने में सिर्फ 3 दिन बचे, बाओ छू बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर आती है और सुमिंग के सामने खड़ी होती है। वो काफी काम लग रही थी, ऐसी नहीं जैसे कोई जो सिर्फ 3 दिन में मरने वाला हो। वो सुमिंग की तरफ देखती है और चुपचाप उसके सामने बैठ जाती है। उसने अपना यंग वुमन वाला रूप वापस ले लिया था और उसके अंदर एक सेक्रेड सी ब्यूटी थी। वो विंडो के पार स्काई को देखती है और चुपचाप सुमिंग के जागने का वेट करती है। 1 साल उसके साथ रहने के बाद भी उसे लगता है कि यह लड़का हमेशा एक मिस्ट्री है। उस वक्त वो अपनी नजर विंडो से हटाकर फिर सुमिंग की तरफ करती है। जब वो उसे देख रही होती है, उसे लगता है कि यह चेंसू पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। अब वो 12-13 साल का नहीं लगता, बल्कि लगभग 14-15 का दिख रहा था।
जब उसकी आंखें बंद थीं तो उसके चेहरे पर थोड़ी यूथफुलनेस थी, लेकिन उसकी आंखों का वो एंशंट लुक जो उसे ऐसा फील कराता था जैसे वो वक्त खुद देख रही हो, वो कभी नहीं भूल पाती। और जब सूरज ढलता है तो उस एंशंट ग्रीफ की हल्की झलक उसके चेहरे पर चमक उठी है। ये लड़का आखिर है कौन? कौन से सीक्रेट्स छुपाए हैं इसके अंदर? ये चेंसू तो बिल्कुल नहीं है। इसका असली नाम क्या है? कहां से आया है? इतना पावरफुल होने के बावजूद कौन इसे ऐसे इंजर कर गया? ये सवाल पूरे साल उसके दिल में घूमते रहे, और जब उसके बालों की काली छाया धीरे धीरे हटकर सफेद और पर्पल की हल्की छवि दिखाने लगी तो वो और क्यूरियस हो गई। ये मिक्स्ड शेड्स उसे मैसी नहीं बना रही थीं, बल्कि उसके अंदर एक डेंजरस एयर ला रही थीं, जैसे कोई उसकी एक्चुअल एज को इग्नोर करके उसके अंदर एक हार्डेंड यंग वॉरियर को देख पाता। बाओचू अपने हाथ पर थोड़ी झुकी और उसे बस देखती रही, जैसे उसके 3 दिन बाद की मौत का ख्याल ही भूल गई हो। सूरज ढलता है, रात होती है, फिर सुबह होती है, और सुमिंग मेडिटेट करता रहता है। बाओचू बस उसे देखती रहती है। फिर जब दोपहर बीत जाती है और शाम की लाल रोशनी विंडो से अंदर गिरती है, सुमिंग आंखें खोलता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है उसे बाओचू की नजर मिलती है। लाल सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी और उसका हुस्न और भी ज्यादा चमक रहा था। वो लड़की जिसके लंबे काले बाल हैं, पिंक ड्रेस में बैठी है, अपनी ठोड़ी को हाथ पर टिकाए, लंबे पलकें गिराए हुए, और उसकी आंखों में एक चमक है जब वो सुमिंग को देखती है। सूरज की लाल रोशनी में उसके चेहरे के फाइन हेयर्स तक दिख रहे थे, लेकिन उसका लाल होता हुआ चेहरा धूप में छुप जाता है, जो किसी को क्लियरली नहीं दिखता। बाओचू बोलती है, मैं तुम्हें इसीलिए देख रही हूं क्योंकि तुमने मेरे सोल में ब्रांड छोड़ा है। इसकी वजह से मैं सबकॉन्शियसली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हूं और तुम्हारे लिए एक नेचुरल कॉर्डियलिटी फील करती हूं। जब ये ब्रांड खत्म हो जाएगा, ये सब डिसअपियर हो जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। गलत मत समझना। सुमिंग हल्का सा मुस्कुराकर चुप रहता है। बाओचू फिर बोलती है, अगर तुम गलत समझते हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे, और जब तुम्हारा कल्टीवेशन बेस पूरा रिकवर हो जाएगा तो तुम मुझे मेरी फ्रीडम वापस दोगे। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है, लेकिन वो अपना चेहरा सीरियस रखती है और बिना इमोशन के बोलती है। लेकिन जब लाल सूरज की रोशनी हट जाती है, उसका चेहरा फिर भी लाल रहता है। सुमिंग मुस्कुरा के बोलता है, ऑनेस्टली मुझे तुम्हारा करंट रूप काफी पसंद है। तुम ऐसे ओल्ड वुमन से ज्यादा अच्छी लग रही हो। उसके वर्ड्स में कोई हिडन मीनिंग नहीं था, वो बस सच बोल रहा था, लेकिन बाओचू के कानों में वो अलग ही मीनिंग बन गया। वो सुमिंग को घूरती है, लेकिन अपने सोल की कॉर्डियलिटी और उसे रेजिस्ट न कर पाने की वजह से उसका एक्सप्रेशन जेंटल हो जाता है। उसकी नजर अब भी उससे नहीं हटती। टाइम ऐसे ही गुजरता रहता है। बाहर अंधेरा छाता है, मिडनाइट आती है और बर्जर्कर्स डिजास्टर के 3 दिन पहले की रात आ जाती है। सुमिंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि उसने कभी ऐसी औरत नहीं देखी थी जो उसे इतनी देर तक बिना रुके ऐसे देखे। एक हल्का सा कॉफ करके सुमिंग अपनी आंखें बंद करके फिर मेडिटेट करने लगता है। मिडनाइट आती है और जैसे ही वो बीतने वाली होती है, बाओचू अपनी नजर हटाकर डार्क स्काई की तरफ देखती है। इसी वक्त इविल स्पिरिट सेक्ट के 10 से ज्यादा लोग अपने अपने हाउसेस में शांत बैठकर स्काई की तरफ देख रहे होते हैं। वहीं इविल स्पिरिट माउंटेन के ऊपर हमेशा के लिए छाई हुई ब्लैक स्मोक के अंदर एक ग्लूमी टेंपल है जिसमें कुछ इनडिस्टिंक्ट स्टैच्यूज हैं। वहां एक मिडिल एज्ड आदमी ब्लू रोब पहने बैठा है। वो है इविल स्पिरिट सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर, ग्रैंड सेक्ट एल्डर शेंडोंग। वो ब्लैक स्मोक उसी से आ रही थी और ये उसकी पावर का सिंबल थी, जो बजर्कर सोल रेल्म के ग्रेट कंप्लीशन के बराबर थी, यानी इमॉर्टल्स का एसेंडेंट स्टेज। शेंडोंग धीरे से बोलता है, 50 साल कितनी जल्दी बीत गए। उसकी आवाज होर्स थी। जैसे ही वो धीरे से बोलता है, वो अपना सर उठाकर स्काई की तरफ देखता है। अगले ही मोमेंट एक टेरिफाइंग कल्टीवेशन बेस जो सिर्फ एसेंडेंट स्टेज का हो सकता है, उसके शरीर से एरप्ट होता है। उसी वक्त इविल स्पिरिट सेक्ट के सारे 10 से ज्यादा लोग, जिनमें बाओचू भी है, अपने अपने जगह से अपना प्रेजेंस रिलीज करते हैं। ये सब वो इमॉर्टल्स थे जो यहां डिसेंड हुए थे। जो बजर्कर्स अपना ब्लड इनहेरिटेंस बदल चुके थे, वो भी अपना पावर रिलीज करते हैं, शायद डर के मारे, शायद साइलेंस में, शायद एरोगेंस या ग्रीफ के साथ। और उस वक्त इविल स्पिरिट सेक्ट के सारे आउटसाइडर्स का प्रेजेंस स्काई तक सर्ज कर जाता है। इविल स्पिरिट सेक्ट अकेली नहीं थी जो ऐसा रिएक्ट कर रही थी। इसी वक्त ईस्टर्न वेस्टलैंड्स पर
इविल डस्ट सेक्ट और इविल लस्ट सेक्ट भी बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रही थीं। ये दोनों सेक्ट्स भी अपना प्रेजेंस स्प्रेड करके आउटसाइडर्स की तरह स्काई को स्टर कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग डर रहे हों कि बर्जर्कर्स सेक्रेड वेसल उन्हें डिटेक्ट न कर पाए। उनके प्रेजेंसेस के इफेक्ट से स्काई में क्लाउड्स और विंड हिलने लगते हैं और पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स का वेदर बदल जाता है। दुनिया में तेज गड़गड़ाहट के साथ थंडर गरजने लगता है। जब दुनिया का रंग बदल रहा था तब इविल इमॉर्टल सेक्ट, जो पूरे इविल सेक्ट का कोर है और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के ईस्ट में लोकेटेड है, वहां से भी कई पावरफुल प्रेजेंसेस स्काई की तरफ सर्च करते हैं। एक गास्टली आवाज इविल इमॉर्टल सेक्ट से निकलती है जो एरिया में गूंजती है। इविल सेक्ट क्या है? जब दुनिया के सारे लोग बर्जर्कर्स डिजास्टर से कांप कर छुपते हैं, सिर्फ हम इविल सेक्ट वाले हैं जो इसे सामना करके लड़ते हैं। अब हम सबको दिखाएंगे कि जो बाकी करने की हिम्मत नहीं रखते वो हम करते हैं। हम सिर्फ सामना ही नहीं करेंगे, हम उस डिजास्टर के खिलाफ खड़े भी रहेंगे। जब हम बर्जर्कर के लैंड में ही डिसेंड हुए हैं तो फिर हमें उस बर्जर्कर्स डिजास्टर से डरकर छुपना क्यों चाहिए? अगर डरना ही था तो यहां आने का क्या मतलब था? यह आवाज थंडर की तरह गूंजकर पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के इविल सेक्ट्स तक पहुंच जाती है। कॉन्टिनेंट के दूसरे 4 रीजन्स का सीन ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के ईस्ट से बिल्कुल ऑपोजिट था। चाहे वो ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट हो जहां डिटियन था या बाकी इमॉर्टल सेक्ट्स, कोई भी अपना प्रेजेंस रिवील नहीं करता। उनका गोल सिंपल था, 50 साल में आने वाले इस दिन को अवॉइड करना, चुप रहना और तब तक सरवाइव करना जब तक बर्जर्कर्स सेक्रेड वेसल फिर से सोना जाए। शायद उनका डिसीजन सही था और इविल सेक्ट का अप्रोच मैडनेस लगता हो, लेकिन यह बात क्लियरली दिखाती है कि दोनों साइड्स के बिलीव्स कितने अलग हैं। इविल सेक्ट सीधा डिजास्टर से लड़ने को रेडी थी और बाकी सेक्ट्स बस छुप कर देख रही थीं। और जब वो बचा लेते तब वो अपने फैंग्स दिखाते, बिल्कुल एक फियर्स टाइगर और वुल्व्स के पैक की तरह। टाइगर जब एनिमी से टकराता है तो वो पूरी शिद्दत से अटैक करता है और मुश्किल से रिट्रीट करता है, लेकिन वुल्व्स जब एनिमी के सामने आती हैं तो वो घूमती रहती हैं और उनके अटैक्स हमेशा डार्क और सिनिस्टर इंटेंशन से भरे होते हैं। इसी वक्त जब 4 इविल सेक्ट्स अपने प्रेजेंसेस रिलीज करते हैं, एक अचानक से डेफनिंग साउंड स्काई और अर्थ को हिला देता है और एक जाइगेंटिक क्रैक तेज गति से स्काई में फट जाता है, जैसे आसमान में कोई इनविजिबल शार्प एज हो जो सब कुछ टियर कर सकता हो। उस एज ने स्काई को कट करके एक ह्यूज क्रैक बना दिया जो 100 फीट से ज्यादा लंबा था। जब कोई भी अपना सिर उठाकर देखता तो वो क्रैक एक बड़े से स्कार की तरह लगता, जैसे वो आसमान को पूरा चीर कर तोड़ देना चाहता हो। उस क्रैक से एक माइटी प्रेशर डिसेंड होता है जो लाउड रंबल के साथ लैंड पर गिरता है। वो प्रेशर पूरे कॉन्टिनेंट पर स्वीप करके एक इंस्टेंट में पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स को कवर कर लेता है। सूमिंग की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। वो अपना सिर उठाकर स्काई के उस क्रैक को देखता है। वो उस प्रेशर की प्रेजेंस और उसकी स्ट्रेंथ क्लियरली फील कर पाता है। वो साउथ मॉर्निंग के सेक्रेड वेसल उस हेलबर्ड से भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था, लेकिन सूमिंग के अंदर ज्यादा फियर नहीं था क्योंकि उसका पूरा बॉडी एक ट्रू बर्जर्कर का था। पर बाउचू अलग थी। वो उसके साइड में कांप रही थी। उसका चेहरा एकदम पेल हो जाता है। वो बर्जर्कर्स लैंड की नहीं थी, वो एक आउटसाइडर थी। उस वक्त जैसे ही उसने क्रैक से निकलती प्रेशर को फील किया, उसका दिल जोर से कांपने लगता है। उसके अंदर एक मैसिव टेरर की वेव उठती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। उसे ऐसा फील होता है जैसे एक माउंटेन जो कभी क्रम्बल नहीं होना चाहिए था, वो उसके ऊपर टूट कर गिर रहा हो। वो इस प्रेशर के सामने ज्यादा फाइट नहीं कर पा रही थी, जैसे सब कुछ पहले से डेस्टिन्ड हो, जैसे उसका फेट ही है कि वो ईस्टर्न वेस्टलैंड के सेक्रेड वेसल से कुचलकर मर जाए। ये तो सिर्फ अपनी पावर दिखाना शुरू ही कर रहा है और ऑलरेडी इतना टेरिफाइंग है। लेकिन जो इविल सेक्ट के लोग डिसेंड हुए हैं, उनके पास जरूर कोई तरीका होगा इस प्रेशर को रेजिस्ट करने का, वरना वो लोग तो पहले ही मर चुके होते जब यह सेक्रेड वेसल पहली बार डिसेंड हुआ। और वो जीएन भी अपने इविल सेक्ट के लोगों को बिना किसी डिफेंस के इस ट्रायल का सामना नहीं करने देगा। सू मिंग का फेस हमेशा की तरह काल्म रहता है। वो बाओचू की मदद अभी नहीं करता। वो औरत अपने हाथों से रैपिडली सील्स फॉर्म करती है, कांपते हुए। धीरे धीरे एक होली लाइट उसके बॉडी से स्प्रेड होने लगती है। सू मिंग मेडिटेशन छोड़कर खड़ा हो जाता है। बाहर के चेंजेस की वजह से इस जगह का वर्ल्ड पावर अब कैओटिक हो गया था, ट्रेनिंग के लायक नहीं रहा। वो विंडो तक जाता है और स्काई को देखकर अपनी आंखें नैरो करता है। उसे क्लियरली फील होता है कि जैसे ही वो क्रैक अपीयर हुई, पूरे माउंटेन की स्पिरिचुअल ऑरा उलटे डायरेक्शन में फ्लो करके स्काई की तरफ जा रही है, जैसे वो क्रैक उसे अब्सॉर्ब कर रही हो। सिर्फ माउंटेन नहीं,
पूरा ईस्टर्न वेस्टलैंड्स इफेक्ट हो रहा था। इन्फिनिट स्पिरिचुअल ऑरा इनविजिबल क्लाउड्स की तरह सर्ज करके स्काई की तरफ भाग रही थी, और वो सब क्रैक ने डिवावर कर लिया। जैसे बर्जर्कर सेक्रेड वेसल को जगने के लिए इतनी मैसिव स्पिरिचुअल ऑरा की जरूरत हो। सू मिंग बस चुप खड़ा रहता है और साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। बाओ चू उसके पीछे अभी भी कांप रही थी। क्लियरली वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से इस माइट को रेजिस्ट कर रही थी। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था और वो प्रेशर और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। आखिर में वो इतना पावरफुल हो गया जैसे उसने एक सॉलिड फॉर्म ले ली हो। सूमिंग को आसमान डिस्टॉर्टेड दिखने लगता है और एक पल के लिए वो ब्लर्ड हो जाता है। अचानक एक ऐसी साउंड गूंजती है जैसे कोई चीज किसी और हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा गई हो, जैसे सोना या धातु टकराया हो। वो साउंड क्रिस्टल क्लियर थी और पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में गूंज गई। कोई तुरंत समझ नहीं पाता कि वो साउंड एग्जैक्टली क्या थी। जैसे ही वो हवा में घूमती है, बाओ छू का बॉडी एकदम फ्रीज हो जाता है। उसके होठों के कोने से खून बहने लगता है। उसका चेहरा और ज्यादा पेल हो जाता है। वो तुरंत अपने बॉडी के कुछ पॉइंट्स टैप करके अपना कल्टीवेशन बेस स्टेबलाइज करती है, जो उस साउंड के शॉक से डिस्टर्ब हो गया था। पूरा इविल स्पिरिट सेक्ट उस वक्त डेड साइलेंस में था। जैसे ही वो साउंड आई, काफी बजर्कर्स जो अपना ब्लड इनहेरिटेंस बदल चुके थे, खून थूक देते हैं और कुछ तो कांप कर बेहोश हो जाते हैं। सिर्फ वो प्योर ब्लड इमॉर्टल्स जो लैंड पर डिसेंड हुए थे, वो अपने अपने कल्टीवेशन लेवल्स के हिसाब से अलग तरीकों से रेजिस्ट करके सरवाइव करते हैं। शेनडोंग, वो मिडिल एज्ड ग्रैंड सेक्ट एल्डर जो इविल स्पिरिट माउंटेन के टॉप पर ब्लैक स्मोक के बीच ब्लू रोब में मेडिटेट कर रहा था, बिल्कुल काल्म था। उसके एक्सप्रेशन में जरा भी बदलाव नहीं था। जैसे वो साउंड जो सबके दिल हिला रही थी, उसके लिए कुछ भी नहीं थी। ऐसे ही सीन्स चारों इविल सेक्ट्स में चल रहे थे। सारे इमॉर्टल्स जो लैंड पर डिसेंड हुए थे और वो बजर्कर्स जो अपना ब्लड इनहेरिटेंस बदल चुके थे, वो इस प्रेशर को रेजिस्ट कर रहे थे। शायद कुछ सर्वाइवल के लिए, कुछ स्ट्रेंथ के लिए और कुछ अपने अलग रीजंस की वजह से। लेकिन उन्होंने अपना ब्लड इनहेरिटेंस बदलकर इविल सेक्ट के आर्ट्स सीखने का डिसीजन लिया था और उसका प्राइस भी उन्हें देना पड़ रहा था। वो प्राइस ये था कि वो अब खुद को बजर्कर नहीं कह सकते थे। इविल सेक्ट में भी उनका स्टेटस सिर्फ सेकेंडरी ह्यूमंस का होता था और सबसे बड़ा प्राइस आता था हर 50 साल में आने वाले बजर्कर्स डिजास्टर के वक्त। इस वक्त उनका सफर किया प्रेशर प्योर ब्लड इमॉर्टल से कई गुना ज्यादा होता था। जैसे बजर्कर्स सेक्रेड वेसल के अंदर उनके लिए एक इनक्रेडिबल हेट्रेड हो। हर बार जब यह डिजास्टर आता, इन हाफ बजर्कर्स में से एक बड़ा हिस्सा मर जाता। इविल सेक्ट के अलावा वो स्ट्राइकिंग साउंड पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स और दूसरे इमॉर्टल सेक्ट्स तक भी पहुंचती है। लेकिन क्योंकि वो सेक्ट्स अपने आप को छुपाए हुए थे, उन्हें ज्यादा डैमेज नहीं होता। फिर भी वो साउंड उनके दिलों में बर्जर्कर्स मिस्ट्रीज और उनकी माइट का इंप्रेशन हर 50 साल और गहरा कर देती है। जो सेक्ट्स इविल सेक्ट की तरह प्रेशर का सामना नहीं कर रहे थे, वहां हल्की मम्बल्स सुनाई देती हैं। सारी आवाजें औरतें करती हैं। उनकी मम्बल्ड चांट से पूरे सेक्ट पर एक लेयर ब्लड रेड लाइट की छा जाती है। ये ब्लड रेड स्क्रीन बर्जर्कर्स स्काई को कवर कर देती है और उस सेक्रेड वेसल के लिए इमॉर्टल्स के ट्रेसेस को ढूंढना मुश्किल बना देती है। ये ब्लड रेड स्क्रीन हर इमॉर्टल सेक्ट के लिए एक जरूरी चीज थी जो बर्जर्कर्स लैंड पर डिसेंड करते थे। यह था सेलेस्टियल मेडन्स का डिवाइन एबिलिटी और उनका असली काम। उन सेक्ट्स के अंदर 8 वाइट ड्रेस्ड औरतें खड़ी थीं। सारी की सारी ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल थीं। उस वक्त सबने अपनी आंखें बंद की हुई थीं, दोनों बाहें फैलाई हुई थीं। उनके सामने छोटी सी रेड बॉटल्स रखी थीं जिसमें बहुत ही प्रेशियस ब्लड के ड्रॉप्स थे। इसी ब्लड की वजह से वो बजर्कर्स स्काई को कवर कर पाती थीं। सेलेस्टियल मेडन्स ही वो लोग थे जो इस ब्लड के अंदर की पावर को एक्टिवेट करके स्काई कवर कर पाती थीं, और कोई नहीं कर सकता था। इविल सेक्ट में भी एक सेलेस्टियल मेडन थी, लेकिन उसका काम स्काई को कवर करना नहीं था। जीएन के ऑर्डर से उसका रोल कुछ और ही था। तभी जब वो पहली साउंड फेड होती है, दूसरी स्ट्राइक तेज आवाज के साथ गूंजती है। वो इतनी लाउड थी जैसे ग्राउंड के बिल्कुल करीब हो। क्रैक से डार्क लाइट की वेव्स फैलती हैं और जैसे जैसे वो चमकती हैं, ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर से कोई चीज धीरे धीरे सामने आ रही हो। दूसरी बेल चाइम के साथ इविल सेक्ट के इमॉर्टल्स और ज्यादा ट्रेम्बल करते हैं। बाओ छू अपने हाथों से सील बनाती है, आगे पॉइंट करती है और तुरंत उसके सामने एक इल्यूजन अपीयर होता है, एक स्टैच्यू का। वो वही एग्जैक्ट स्टैच्यू था जो ग्राउंड फ्लोर पर था। जैसे ही स्टैच्यू अपीयर होता है, बाओ छू का चेहरा थोड़ा कलर वापस ले आता है और वो थोड़ी बेटर लगती है। लेकिन तुरंत
तीसरी, चौथी और पांचवी बेल चाइम्स आसमान से रंबल करके गिरती हैं। जैसे ही वो घूमती हैं, उस ह्यूज क्रैक से निकलता डार्क लाइट और ज्यादा ब्राइट हो जाता है और पूरे आसमान को उस लाइट में लपेट लेता है। क्रैक और ब्लू लाइट दोनों गायब हो जाती हैं। बस एक चीज ग्लिम्स होती है, एक सर्कुलर शेप जो आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उस डार्क लाइट के अंदर वो था एक मॉन्स्ट्रस साइज का बेल। पहले वो सिर्फ गोल लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ बेल का एज था। जैसे ही वो नीचे डिसेंड करता है और सूमिंग उसका पूरा फॉर्म देखता है, उसके दिमाग में एक लाउड हम गूंज जाता है। वो आगे एक स्टेप बढ़ता है और अगर उसने अपने आप को कंट्रोल न किया होता तो वो टावर से बाहर निकल जाता। हान माउंटेन बेल। सूमिंग की आंखें वाइडन हो जाती हैं। उसके फेस पर डिसबिलीफ क्लियरली दिख रहा था। उसकी ब्रीदिंग एकदम फास्ट हो जाती है। स्काई में जो बजर्कर्स सेक्रेड वेसल डिसेंड कर रहा था, वो हन माउंटेन बेल से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा था। लेकिन एक डिफरेंस था, हान माउंटेन बेल पर जो 9 हेडेड ड्रैगन का पिक्चर होता है, वो सेक्रेड वेसल पर बिल्कुल भी नहीं था। उसकी जगह बेल के आधे हिस्से पर एक एंडलेस माउंटेन रिवर का पिक्चर था और दूसरे आधे पर एक गोल्डन सैंड का डेजर्ट। बाओ चू की बहुत ही कमजोर और भारी आवाज टुकड़ों में सूमिंग के कानों तक पहुंचती है। वो बोलती है, ग्रेट ईस्टर्न वेस्टलैंड डेजर्ट बेल, ये ईस्टर्न वेस्टलैंड्स का सीक्रेट वेसल है, तुम्हारे लोगों का वेसल। उसकी आवाज में जान नहीं थी। उसके सामने जो इल्यूजरी स्टैच्यू थी, वो भी अब हल्का हल्का कांप रही थी, जैसे बेल के आने से ऐसी प्रेशर क्रिएट हो गई हो जो उस स्टैच्यू को कभी भी तोड़ दे। सूमिंग की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो उन्हें कंट्रोल करके शांत करता है। उसकी नजर आसमान में लटके हुए उस मैसिव ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल पर टिक जाती है और उसकी आंखों में एक तेज जलती हुई फ्लेम सी चमक उठती है। अब उसे समझ आता है कि वो आवाज जो लग रही थी जैसे कोई किसी धातु को मार रहा हो, वो असल में बेल की चाइम थी। बेल के क्रैक के अंदर होने की वजह से और उस क्रैक में दुनिया की स्पिरिचुअल ऑरा लगातार गश होने की वजह से वो बेल चाइम बदल गई थी, लेकिन असल में वो आवाज एक बेल चाइम ही थी। जैसे ही ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल ने आसमान से डिसेंड किया, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के हर इविल सेक्ट में अचानक से व्हाइट रोब्स पहनी हुई 8 औरतें आसमान में अपीयर हो गईं। इविल स्पिरिट सेक्ट में भी ऐसा ही हुआ। 8 व्हाइट ड्रेस्ड विमेन आसमान में तैर रही थीं। उनके एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था कि वो ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल के प्रेशर से ज्यादा प्रभावित नहीं थीं। ये 8 औरतें बहुत ही खूबसूरत थीं और उनके आसपास एक अलग सी मिस्टिकल प्रेजेंस महसूस हो रही थी। हर एक के सामने एक छोटी सी रेड बॉटल थी। हर बॉटल से एक एक ड्रॉप फ्रेश खून निकलकर सीधा इन औरतों के माथे के बीच चिपक जाता है, जैसे किसी ने उनके माथे के बीच एक लाल रंग का तिलक बना दिया हो। जैसे ही ये होता है, 8 औरतें अपनी आंखें बंद कर देती हैं और उनके शरीर से एक तेज ब्लड रेड लाइट फूट पड़ती है। वो व्हाइट रोब्स उस रोशनी में ऐसे लग रही थीं जैसे खून से रंग गई हों। ये लाल रोशनी पूरे इविल स्पिरिट माउंटेन को कवर कर लेती है, लेकिन इसका मकसद बर्जर्कर्स स्काई को कवर करके ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल को इमॉर्टल्स के प्रेजेंसेस डिटेक्ट करने से रोकना नहीं था। ये लाल रोशनी असल में एक फिल्टर की तरह काम कर रही थी। हर बार जब वो चेंज होती, वो सब लोगों के प्रेजेंसेस छुपा देती और सिर्फ एक व्यक्ति का प्रेजेंस रिवील करती, ताकि वो अकेला हान माउंटेन बेल की माइट का सामना करे। इस रेड लाइट के अंदर जो भी अपना पावर रिवील करता, उनका असली कल्टीवेशन लेवल भी कम दिखने लगता। इस तरह ये लोग एक असली ट्रायल फेस करते, क्योंकि ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल की डिवाइन एबिलिटी अपनी पावर को हमेशा डिटेक्टेड कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से ही अनलीश करती थी। न वो अपनी पावर ज्यादा वेस्ट करती, न कम रिलीज करती। फिर भी ये ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल कोई आम खजाना नहीं था। ये वो सेक्रेड वेसल था जो पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ने ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में छोड़ा था। एक प्राइसलेस ट्रेजर जो बर्जर्कर्स की सुरक्षा के लिए था। इस बेल में एक ऐसी स्ट्राइक की शक्ति थी जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। चाहे सामने वाले की कल्टीवेशन कोई भी हो, ये बेल उसके कल्टीवेशन के इक्विवेलेंट शक्ति लेकर आती थी। लेकिन अगर सामने वाला किसी खास कल्टीवेशन स्टेज में होता, तो बेल उस स्टेज की सबसे ज्यादा एक्सट्रीम शक्ति अनलीश करती, जो उस स्टेज के सारे लोगों को मिटा देने लायक होती। इविल सेक्ट ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी, क्योंकि बर्जर्कर्स डिजास्टर हर 50 साल में आता था। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल के नीचे मर ही जाते। ये इनडायरेक्ट कंट्रोल और सेलेस्टियल मेडन्स के फंक्शन का ये बदलना सब जियान ने क्रिएट किया था, जो इविल सेक्ट का सबसे पावरफुल व्यक्ति था। यह मेथड चाहे कितना भी खतरनाक था, लेकिन इसने सेक्ट के हर व्यक्ति को मजबूर कर दिया कि वो हर पल अपनी कल्टीवेशन को तेज तर्रार बनाए और लड़ने लायक बने।
क्योंकि बर्जर्कर्स डिजास्टर के वक्त ये लोग एन्चेंटेड ट्रेजर्स यूज कर सकते थे। जीएम द्वारा बदली गई वो लाल रोशनी चारों इविल सेक्ट्स पर एक साथ स्प्रेड हो जाती है और सबसे पहला व्यक्ति जो ट्रायल फेस करता है वो है सेक्ट का सबसे पावरफुल ग्रैंड सेक्ट एल्डर शेन डोंग। सुमिंग की आंखें लाल रोशनी की स्क्रीन को देखकर चमक उठती हैं। उसकी नजर उन 8 सेलेस्टियल मेडन्स और उनके सामने रखी रेड बॉटल्स पर टिक जाती है। उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लेक्स सी एक्सप्रेशन उभर आती है। वो याद करता है उस डेज्ड सेलेस्टियल मेडन को जो इस वक्त उसकी स्टोरेज बैग के अंदर बंद है। इविल स्पिरिट माउंटेन के ऊपर से एक ठंडी सी हर्रम्फ की आवाज आती है। बाओछू लाल रोशनी की स्क्रीन के नीचे आकर हल्की सी रिलैक्स्ड हो जाती है, जैसे उस पर से सारा प्रेशर हट गया हो। लेकिन उसके चेहरे पर अब और भी गहन चिंता की छाप होती है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया है और वो सू मिंग की पीठ को घूरती है। उसे पता है कि असली ट्रायल अब शुरू होने वाला है। लाल रोशनी की स्क्रीन अब सिर्फ एक व्यक्ति का प्रेजेंस रिवील करती है। तुरंत ही एक जबरदस्त पावर की वेव फूट पड़ती है जो आसमान जमीन को हिला देती है। सू मिंग की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो ऊपर की तरफ देखता है। उसे दिखाई देता है काला धुआं जो आसमान की तरफ उठकर एक विशाल शैडो बन जाता है। यह शैडो लगभग 10,000 फीट ऊंचा था। उसका पूरा शरीर धुंधला लग रहा था, जैसे हवा आने पर बिखर जाएगा। लेकिन असल में दुनिया की कोई भी आंधी इसे नहीं उड़ा सकती जब तक कि वो हवा किसी ऐसे व्यक्ति से न आए जो बर्जर्कर सोल रियल्म के ग्रेट कंप्लीशन से ऊपर हो या एसेंडेंस वाले इमॉर्टल से भी आगे। वो शैडो एक आदमी की शक्ल में था, लेकिन धुंधला होने की वजह से चेहरा क्लियर नहीं था। फिर भी उससे निकलती प्रेजेंस ने सू मिंग की आंखें छोटी कर दी। ये वही लेवल की कल्टीवेशन की महसूसात थी जो उसने तब महसूस की थी जब वो सीमा सिन के सामने आया था, जब उसने दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेगेसी लिया था और उसके डिवाइन एबिलिटीज मास्टर किए थे। जैसे ही वो शैडो लाल स्क्रीन के पार से दुनिया में आता है, आसमान में ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल एक बेहद जोर से चाइम करता है। वो बेल कोई डिवाइन एबिलिटी यूज नहीं करता, बस अपने मैसिव शरीर से नीचे दबा देता है। बेल 10 फीट नीचे गिरता है और उसके नीचे जमीन में रिपल्स की तरह वेव्स फैल जाती हैं। जमीन जोर से गरजती है, इविल स्पिरिट माउंटेन भी हिल जाता है, पत्थर गिरते हैं, जमीन में लंबी लंबी दरारें फैल जाती हैं। उस वक्त वो विशाल शैडो अपने हाथ उठाकर आसमान को रोकने की कोशिश करता है ताकि बेल के प्रेशर का सामना कर सके। एक धीमा सा रोर हवा में गूंजता है, जैसे कोई बहुत देर तक सांस रोककर अब छोड़ रहा हो। ये रोर गरज के साथ फैलता है और शैडो के दोनों हाथ जोर से फट जाते हैं, जैसे वो प्रेशर झेल नहीं पाए। सू मिंग के सामने ही उसका पूरा शरीर एक बोतल की तरह टूटकर बिखर जाता है। लेकिन जैसे ही वो बिखर जाता है, उसके अंदर एक और व्यक्ति दिखाई देता है, एक ब्लू रोब पहना हुआ लंबे बालों वाला मिडिल एज्ड आदमी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो आसमान की तरफ चिल्लाता है, ये लेट एसेंडेंट स्टेज की पावर का लिमिट है। ये अभी भी मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी नहीं है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि शेन डोंग था। ये कहकर वो सीधा बेल की तरफ उड़ता है। सू मिंग सोचता है, ये बर्जर्कर सोल रियल्म के ग्रेट कंप्लीशन यानी इमॉर्टल एसेंडेंट स्टेज के ग्रेट सर्कल के बराबर है। लेकिन इसका दिखाया हुआ प्रेजेंस ग्रेट सर्कल का नहीं बल्कि लेट एसेंडेंट स्टेज का है। यह सब सेलेस्टियल मेडन्स की स्क्रीन ऑफ लाइट की वजह से है। सू मिंग की आंखें छोटी हो जाती हैं। अब उसे इविल सेक्ट का मेथड समझ आ जाता है कि वो कैसे बर्जर्कर्स डिजास्टर का सामना करते हैं। उसे यह भी समझ आ जाता है कि बेल हमेशा एक स्टेज के लिमिट पर ही पावर अनलीश करती है। शेन डोंग जब बेल के करीब पहुंचता है, तभी सेक्रेड वेसल से एक वेव निकलती है जो आसमान में एक इल्यूजरी नदी और पहाड़ में बदल जाती है। पहले तो वो सब इल्यूजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो सब रियल हो जाता है। बेल के ऊपर बने कार्विंग्स 9 माउंटेन्स, 9 रिवर्स और 9 डेजर्ट्स का असली रूप। इस वक्त आसमान में एक माउंटेन और एक रिवर दिखते हैं। जैसे ही वो रिवर नीचे आती है, वो एक लंबी ड्रैगन की तरह शेन डोंग की तरफ लपकती है और माउंटेन जोर से गरज कर उसके ऊपर गिरता है। यह सब कुछ देखने में लंबा लगता है, लेकिन असल में यह सब सिर्फ कुछ सांस भर का खेल था। माउंटेन और रिवर वैनिश हो जाते हैं। शेन डोंग खून उड़ाकर पीछे हटता है, लेकिन वो जोर से हंसी भी करता है। 8 सेलेस्टियल मेडन्स अपनी पोजीशंस बदलती हैं। लाल रोशनी की स्क्रीन अब एक नए व्यक्ति का प्रेजेंस रिवील करती है। हर व्यक्ति एक के बाद एक बर्जर्कर्स डिजास्टर फेस करता है। कुछ बच जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। आवाजों में कराहटें और चीख गूंज उठती हैं। बाओछू बोलती है, यह 9वां व्यक्ति है। उसका चेहरा सफेद पड़ा है। वो खिड़की से आसमान की तरफ घूरती है।
सुमिंग चुप रहता है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर उदासी उभर आती है। वो इमॉर्टल्स या उन बजर्कर्स के लिए नहीं उदास होता जो मर रहे हैं, बल्कि ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के सेक्रेड वेसल की लगातार परसिस्टेंस के लिए, जो अनंत काल से नहीं बदला। चाहे अब इविल सेक्ट उसे अपने ट्रायल के लिए यूज कर रहा है, फिर भी वो बेल अपनी असल मिशन को नहीं भूला। सुमिंग आंखें बंद कर लेता है। तभी एक ठंडी सी हवा पूरी बिल्डिंग में भर जाती है। बर्जर्कर्स डिजास्टर अब बाओ छू के लिए आता है। एक जबरदस्त प्रेशर बिल्डिंग पर गिरता है, सीधा बाओ छू के शरीर पर। वो कांप उठती है, दांतों को भींचते हुए रेजिस्ट करती है। सुमिंग आंखें बंद किए खड़ा रहता है।